गाइज माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल। सो दोस्तों, जो जीमैट फाउंडेशन बैच हमारी चल रही है उसमें आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। रोज़मर्रा की ज़िंदगी का टॉपिक है। आप ऑलरेडी इस टॉपिक के सारी बातों से फैमिलियर हो ही, है ना। लेकिन क्या और भी चीज़ें हैं, कैसे जीमैट में एक्सक्लूसिव वैरायटी आती है, कैसे वो कैट से अलग है, वो सब आपको पता चली जाएगा। कंसेप्ट वाइज तो कुछ भी अलग नहीं है। कंसेप्ट तो सारे जो कैट में बाकी ओमेट में आते हैं वही है जीमैट में। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, फ्रेमिंग है, वो कैसे अलग है वो हम देख लेंगे, है ना। तो यस गाइस, सो प्रॉफिट एंड लॉस शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व इन प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका भी जस्ट मैंने जिक्र भी किया। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस, ये सब बातें। देन कंसेप्ट इन्वॉल्व इन प्रॉफिट लॉस, है ना। प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट, लॉस परसेंट, ये सब चीज़ें क्या होती है, इसको निकाला कैसे जाता है, ये सब बातें हम करेंगे। उसके बाद गाइज न्यूमेरिकल बेस्ड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन ये न्यूमेरिकल गाइज, जैसे मैंने कहा फाउंडेशन बैच में एक्सक्लूसिवली जो न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ वो मैक्सिमम मैं आपके स्टडी गाइड से ले रहा हूँ, है ना। जो ऑफिशियल गाइड आपको प्रोवाइड किया गया है उससे ले रहा हूँ, सो दैट आपको एक्चुअल जो ऑफिशियल गाइड में लेवल है उसका एक अंदाजा हो जाए, है ना। और सो दैट बाकी तो फिर आने वाले दिनों में हम और भी बढ़िया क्वेश्चंस और भी आगे लेवल को बढ़ाएंगे। बट जैसे कि इस बैच का नाम है फाउंडेशन, तो जितना फाउंडेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड है वो हम ले रहे हैं, और वो भी स्टडी गाइड से, इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ऑफिशियल गाइड में जब ये वैरायटी है तो डेफिनेटली जीमैट डूएबल है। कम ऑन गाइस। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, जैसे मैंने कहा कि डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन भी हम हर टॉपिक के साथ करते रहेंगे, जैसे हमने पीछे रेशो में भी किया था, बाकी राहुल सर ने परसेंटेज में भी किया था, सेम उसी तरह आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे। सो कम ऑन गाइस, बिना किसी देरी में टर्मिनोलॉजीज। तो सबसे पहले तो क्या आता है यार, कॉस्ट प्राइस, सीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी जिस प्राइस पे हम कोई आइटम परचेस कर रहे हैं वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। मान लो ये पेन मैं परचेस कर रहा हूँ 120 रुपए का, तो 120 रुपए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। यानी जिस भी परचेस प्राइस, जिस भी कॉस्ट में, जिस भी दाम में मैं वो आइटम को परचेस कर रहा हूँ, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस। हाँ, अब कॉस्ट में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन फिलहाल अगर क्वेश्चन हमें उसकी बातें नहीं करेगा तो हम जो उसकी परचेस प्राइस है उसी को कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, बराबर। परचेस प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस लोडिंग अनलोडिंग, बहुत सी चीज़ इन्वॉल्व होती है कॉस्ट में। लेकिन मैंने जैसे कहा मैक्सिमम केस में तो वही होगा कि क्वेश्चन आपको ये सब बातें नहीं देगा, बस परचेस प्राइस बोल देगा कि भाई सो एंड सो आर्टिकल हमने इतने इतने में लिया, तो जितने जितने में लिया वो हमारी कॉस्ट प्राइस। नाउ एसपी, एसपी को हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। मतलब ले तो लिया, अब उसको हम यूज़ नहीं करने वाले, हमने उसको लिया किस पर्पज से, आगे बेचने के लिए, ठीक है, आगे बेचने के लिए। तो गाइज जिस रेट में लिया वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस, जिस रेट में दिया यानी जिस रेट में बेच दिया वो हमारे लिए सेलिंग प्राइस। एकदम बेसिक बेसिक बात है गाइज। प्रॉफिट, यार प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट सबसे पहले तो आपका गेन होता है, गेन, ठीक है। तो बेसिकली आपने अगर ये, अब ये गेन की सिचुएशन आती कब है ये आपने समझना है। प्रॉफिट को ही गेन बोला जाता है, तो प्रॉफिट को जो गेन बोला जाता है वो सिचुएशन आती कब है, जब भी आपकी सेलिंग प्राइस, ये दो बातों पे ध्यान रखो, जब भी आपकी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगी, मतलब आप प्रॉफिट के सिचुएशन में हो। जैसे मैंने एक आपसे कहा कि मान लो ये जो पेन है ये मैंने परचेस किया, यानी कॉस्ट प्राइस है मेरी 120 और उसको मैंने बेच दिया 150 में। गाइस मुझे क्या यहाँ पे ये सिचुएशन फॉलो होते हुए दिख रही है, क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है 150 वो ग्रेटर देन 120, यस सर। तो गाइस यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की सिचुएशन है। प्रॉफिट निकालते कैसे, तो गाइस दोनों के बीच का डिफरेंस सिंपल, 120 का लिए 150 में बेच दिया तो बीच का जो मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट। एकदम बच्चा भी बता देगा, रोजमर्रा का टॉपिक है ना। बस तो प्रॉफिट की सिचुएशन कब होगी, व्हेनेवर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। एंड लॉस, लॉस की सिचुएशन कब होगी गाइस, व्हेनेवर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरा कॉस्ट प्राइस 120 है, लेकिन मैं उसको 120, 150, 140, 130 तो छोड़ो, 120 में भी नहीं बेच पा रहा हूँ, है ना। इसको 120 में भी नहीं, फाइनली मैंने 100 में बेचा उसको। मान लो आइटम अब ऑब्सोलीट हो चुका है, उसकी डिमांड मार्केट में नहीं रही है, तो गाइज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है 100 इज लेस देन कॉस्ट प्राइस 120। तो ये सिचुएशन काय की है, लॉस की। तो व्हेनेवर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ये हम प्रॉफिट वाली सिचुएशन में। व्हेनेवर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, हम लॉस वाली सिचुएशन में, ठीक है। गाइज यहाँ पे और एक चीज आती है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस मतलब क्या होता है, इसी को कई सारे नाम है गाइज। इसी को बोलते हैं एमआरपी, है ना। इसी को बोलते हैं टैग प्राइस, देन इसी को बोला जाता है प्रिंटेड प्राइस। नाम से आपको समझ ही रहा होगा इसका मतलब क्या है,
ठीक है, कैटलॉग प्राइस, ठीक है, कई सारे नाम है, लीस्ट प्राइस, LIST, लीस्ट मतलब कम वाली नहीं, LIST जो लीस्ट में है। तो गाइज आप देखो किसी भी अगर शॉप में जाओ, वहां पे एक कोई भी आर्टिकल आपको पसंद है, कोई भी कपड़ा आपको पसंद है, कोई भी चीज आपको पसंद है, उस पर टैग लगा होता है ना। उस पे जो टैग लगा होता है उसको बोला जाता है मार्क प्राइस, MRP, टैग प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, उस पे प्रिंट हुई होती है प्राइस, लीस्ट प्राइस, उनके लीस्ट में यही प्राइस मेंशन होगी। हाँ, फिर उसके ऊपर वो आपको क्या देते हैं, डिस्काउंट। जरूरी नहीं देंगे ही, कभी कभी देते हैं, कभी कभी नहीं। सो डिस्काउंट मतलब क्या होता है गाइस, डिस्काउंट मतलब आपको जो मार्क प्राइस पे वो थोड़ा बहुत कुछ तो एक रिलेशन के खातिर, एक ऑफर के खातिर, एक कस्टमर के अट्रैक्शन के खातिर कि ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो उस शॉप पे, वो एक डिस्काउंट ऑफर चलाते हैं कि भाई 150 का, देखो 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 इस पे MRP दिख रही है आपको 150, लेकिन हम आपको 20 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो गाइस कस्टमर को क्या 150 पे करना है? नहीं, 150 में से 20 रुपया क्या 130 ही पे करना है ना। तो गाइज वो जो पे करेगा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस, और जिसको पे किया उसके लिए सेलिंग प्राइस हुई। बराबर, सिंपल है। कॉस्ट प्राइस मतलब जेब से जो जा रही है, जेब से जो जा रही है वो हमारे लिए कॉस्ट है, और जेब में जब आ रही है वो हमारे लिए सेलिंग प्राइस है। तो मैं अगर कस्टमर हूँ, मेरे जेब से गया 130 रुपया, तो मेरे लिए कॉस्ट है, लेकिन वो जिसके जेब में गया, शॉप ओनर के, उसके लिए वो सेलिंग हुई ना, उसने बेचा है मेरे को। तो एनीवेज गाइस धीरे धीरे हर चीज़ समझेंगे, क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं शायद हो सकता है कि किसी किसी को लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, बट अगेन फाउंडेशन बैच है ना, तो इसलिए इतना तो शुरुआत में हम करेंगे। बाकी जब बैचेस आगे और बढ़ेगी तब धीरे धीरे हमारी लेवल भी डेफिनेटली अप टू द मार्क स्टार्ट हो जाएगी। सो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है? एसपी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। लॉस कब होता है? एसपी इज लेस देन सेलिंग प्राइस। देन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब जो एक प्रिंटेड प्राइस मेंशन होती है, जिसको हम MRP बोलते हैं, टैग प्राइस बोलते हैं, कैटलॉग प्राइस बोलते हैं, लीस्ट प्राइस बोलते हैं, है ना। उस आर्टिकल पे, उस चीज़ पर जो हम परचेस करने जा रहे हैं उसको मार्क प्राइस बोला जाता है। और मार्क प्राइस पे कभी कभार डिस्काउंट दिया जाता है, जरूरी ना दिया ही हो, कभी कभार नहीं भी दिया जाएगा। ठीक है, 150 की चीज़ है, मान लो कोई ऑफर नहीं चल रही तो 150 में लेना पड़ेगा कस्टमर को, है ना। तो डिस्काउंट जरूरी नहीं दो। अगर मान लो गाइज, इनफैक्ट ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी डिस्काउंट इज ज़ीरो, डिस्काउंट अगर ज़ीरो है तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस उस शॉप ओनर की सेम होती है। जिस रेट में उसने उस पर टैग लगाया है, यानी टैग प्राइस, मार्क प्राइस, और वो डिस्काउंट दे नहीं रहा है, तो उसी रेट में वो बेच रहा है, तो उसी रेट में अगर बेच रहा है तो उसकी सेलिंग प्राइस भी वही हुई। तो याद रखना, वेन एवर डिस्काउंट इज जीरो, मार्क प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना। मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ी होती है। कब? जब डिस्काउंट दे रहे हैं, जब डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर डिस्काउंट है, इफ इट इज एप्लीकेबल, इफ इट इज applicable, then mark price is greater than selling price। 150 की चीज मैं 20 रुपए डिस्काउंट देके 130 में बेच रहा हूं। अगर डिस्काउंट है, कुछ भी हो, भले 1 रुपए का क्यों ना हो, भले 1 रुपए का क्यों ना हो, 150 की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट, 149 में बेचा, तो 150 क्या थी उसकी MRP, मार्क प्राइस, लेकिन 1 रुपए डिस्काउंट माइनस करने के बाद मैंने बेचा कितने में? 149 में, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी? 149। यानी 150 मार्क प्राइस, 149 में बेचा, तो मार्क प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हुई। लेकिन जब डिस्काउंट था, व्हेन डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, जब डिस्काउंट नहीं है तो दोनों सेम ही होगी। डिस्काउंट है नहीं भाई, 150 की 150 में बेचूंगा, जो MRP वही मेरी सेलिंग है। चमका? तो गाइज ये रही सारी टर्मिनोलॉजी। इनफैक्ट यहाँ भी याद रखो, आपने देख लिया कि सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होती है, प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस जब कॉस्ट प्राइस जब ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होती है, वो लॉस है। कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इक्वल, बराबर। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो गाइज इस सिचुएशन को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। हालांकि ये चीज थोड़ी सी अब टुवर्ड्स कॉमर्स साइड जा रही है ना। हालांकि इतनी चीजें कभी कभी नहीं लगती है, बट अगर इन केस क्वेश्चन में मेंशन हो जाए ये वर्ड ब्रेक इवन पॉइंट, तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। मैक्सिमम 80% जनता जानती है, जो नहीं जानती वो यहाँ से समझ जाओ। चांसेस बहुत रेयर है कि ये वर्ड या ऐसी सिचुएशन कुछ आती है, बट अगर आ गई तो समझ जाओ ब्रेक इवन मतलब क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस।
ना सेलिंग प्राइस बड़ी है ना छोटी है, इक्वल है। सो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सो दैट्स इट गाइज, ये रही सारी टर्मिनोलॉजी जो कि इस टॉपिक में आपको समझना पहले जरूरी है स्टार्ट करने से पहले। और अगर आपको समझ गई कि क्या कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जब नहीं दिया है तो क्या सिचुएशन होती है, जब दिया है तो क्या सिचुएशन होती है, और अगर ये सब समझ गया है तो अब हम शुरू करेंगे वेरियस कंसेप्ट इन्वॉल्व इन प्रॉफिट एंड लॉस, खत्म करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। सो गाइज, अब कंसेप्ट इन्वॉल्व इन प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस निकालने बोल दिया जाए, सेलिंग प्राइस कुछ तो दे दिया जाए, मान लो 200 रुपया, और आपको प्रॉफिट दे दिया जाए 10%, ठीक है, प्रॉफिट दे दिया जाए 10%, और क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वेन एवर सेलिंग प्राइस इज 200, प्रॉफिट इज 10%, फाइंड कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये शुरू करने से पहले एक और भी बेसिक सी बातें बताता हूँ कि अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि कॉस्ट प्राइस इज वेन एवर लेस देन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट की सिचुएशन है। तो गाइज, अगर मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस 120 है, सेलिंग प्राइस 150 है, तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकाला जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अगेन कॉस्ट प्राइस 120 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो लॉस, अगेन ये सिचुएशन अभी मैंने बताई, सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है तो ये प्रॉफिट की सिचुएशन है, सेलिंग प्राइस अगर लेस देन कॉस्ट प्राइस है तो ये लॉस की सिचुएशन है, और ये निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से, ठीक है। सो गाइज, अब देख लो 150 माइनस 120, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यहाँ पे देख लो 120 माइनस 100, 20 रुपीज़ का लॉस है। कॉस्ट प्राइस 120, उसमें से 100 रुपये ही हमने रिकवर किए ना, 120 में लाया था, 100 रुपये में ही बेचा, 20 मेरे जेब से गए, 20 ही रिकवर हुए, 100 ही रिकवर हुए ना, 20 मेरे जेब से गए, जो जेब से एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो लॉस, जो जेब में एक्स्ट्रा आ रहा है, 120 की चीज़ 150 में बेच दी, 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए जेब में, वो मेरा प्रॉफिट, ठीक है, बच्चों वाली बात है। गाइज, अब इसी रिलेशन से हम एक रिलेशन और बना सकते हैं, ठीक है, मतलब इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो कॉस्ट प्राइस इधर आ गई, कॉस्ट प्राइस इधर आ गई, प्लस हो गया, सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस। मतलब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है ना, ये वही फॉर्मूला, यही इक्वेशन को मैंने क्या किया है, इस तरह माइनस कॉस्ट प्राइस को इधर ले लिया, प्रॉफिट हो प्लस हो गया, सो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एज इट इज, जो कि त्यो एज इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है ना। ये याद रखो, क्यों याद रखो आगे बताऊंगा। अगेन गाइज, इसको भी हम मॉडिफाई करते हैं। मुझे बताओ सेलिंग प्राइस अगर इधर आ गई, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस है, इधर ले लेते हैं, तो लॉस उधर जाके क्या हो गया, माइनस, समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस माइनस है, इधर ले लिया, तो लॉस उधर जाके क्या हो गया, माइनस, तो आपको एक दूसरा रिलेशन मिला। यानी अगर प्रॉफिट की सिचुएशन है, प्रॉफिट की सिचुएशन है तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस की सिचुएशन है तो सेलिंग प्राइस, इसी को आप क्या बोलोगे, और कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज सेलिंग प्राइस। बस मैंने LHS RHS इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। सो गाइस, जब प्रॉफिट की सिचुएशन है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करो, सेलिंग प्राइस मिलेगा, जब लॉस की सिचुएशन है कॉस्ट प्राइस में लॉस माइनस करो, सेलिंग प्राइस मिलेगा। चमका। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई 120 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हुआ, बताओ क्या सेलिंग प्राइस हुई, सर 170, है ना। किसी ने बोल दिया 120 का मेरा प्रॉफिट था लेकिन इस डील में मेरे को 30 रुपीज़ का लॉस हुआ, बताओ मेरी सेलिंग प्राइस कितनी, 90। तो प्रॉफिट के केस में CP प्लस प्रॉफिट इज SP, जो कि इसी इक्वेशन से बना, एंड लॉस की केस में CP माइनस लॉस इज SP, इसी इक्वेशन से बना, माइनस SP इधर आया, लॉस उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें समझ गई आपको। फिर अब मैं आगे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि बताओ भाई, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस मेरा क्वेश्चन मार्क है, सेलिंग प्राइस अगर मेरी 200 है और प्रॉफिट हुआ है मेरे को 10% का, व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस। इस बार मैंने आपको प्रॉफिट दिया है, बराबर, सेलिंग प्राइस दी है, लेकिन जो प्रॉफिट दिया है वो परसेंट फॉर्म में दिया है। इस वाले एग्जांपल में मैंने आपको क्या दिया था, सब चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दी थी, रुपीस के फॉर्म में या डॉलर के फॉर्म में, कॉस्ट प्राइस $120, प्रॉफिट $50, सेलिंग प्राइस $170। लेकिन गाइज यहाँ पर भी देखो सेलिंग प्राइस दे दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, प्रॉफिट भी अगर आपको मैं डॉलर के फॉर्म में दे दिया होता, मान लो ये अगर डॉलर है, ये डॉलर है और ये भी डॉलर में पूछा है, अगर दोनों डॉलर होते तो डायरेक्ट मैं पिछला इक्वेशन यूज कर लेता जो अभी बताया, लेकिन परसेंटेज में। तो अब क्या करेंगे, अब देखो स्टूडेंट क्या करते, स्टूडेंट की गलती पहले बता दो फिर मैं करेक्ट अप्रोच बताऊंगा। स्टूडेंट करते ये 10% इस पे अप्लाई, सर 10% ऑफ 200 है ना, 10% ऑफ, अभी आपने बताया कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट की सिचुएशन में हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरे को मालूम है 200, प्रॉफिट यानी 10% ऑफ 200, तो 10% ऑफ 200 कितना होता है 20, तो सर कॉस्ट प्राइस तो कितना इजी हो गया, 180 इज द आंसर। गाइज रॉन्ग, रॉन्ग। अब सर यार रॉन्ग क्या हुआ, यही तो रिलेशन था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने रख दी, प्रॉफिट परसेंट में दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इसको अप्लाई किया, एक्चुअल रुपीस फॉर्म में ले लिया, मान लो ये रुपीस में है तो ये भी रुपीस में ले लिया,
ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मिल गया। गाइज यहाँ पे पता है आपने रॉन्ग क्या किया, आपने यहाँ सबसे बड़ी गलती कर दी कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो अंधाधुंध आपने किस पे अप्लाई कर दिया, सेलिंग प्राइस पर। गाइज अब ये चीज याद रखना, थंब रूल ऑफ दिस टॉपिक, व्हेनेवर क्वेश्चन हैज मेंशन नथिंग, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट शुड ऑलवेज बी एप्लीकेबल ऑन कॉस्ट प्राइस। आई रिपीट रूल, जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन सामने से बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करो तो करो, रिस्पेक्ट दो, लेकिन जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट शुड ऑलवेज बी एप्लीकेबल ऑन कॉस्ट प्राइस। ये हमेशा किस पे अप्लाई होगा, कॉस्ट प्राइस पे। चमका है ना। सो गाइज अब देखो, अब आप बोलोगे सर फिर कैसे अप्लाई करें, और प्रॉफिट है हमेशा आपके पैसे को बढ़ाता है ना। मैंने आपको पहले ही बोला 120 की चीज मैंने 150 में बेची, मेरे जेब में 30 रुपीज आए। प्रॉफिट का मतलब ही कि मेरे पैसे बढ़े, लॉस का मतलब ही मेरे पैसे कम हुए। तो गाइज मैं आपको इसके दो अप्रोच बताता हूँ। एक तो अजम्पशन अप्रोच है ना, अजम्पशन अप्रोच मेरा पर्सनल फेवरेट। उसमें आप क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस जब जब नहीं, अभी आपने एक रिलेशन सीखा था है ना, वही रिलेशन मैं आपको याद दिला रहा हूँ। प्रॉफिट के केस में आपने कौन सा रिलेशन सीखा था, सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी, और लॉस के केस में सीपी माइनस लॉस इज एसपी। इसको याद रखो है ना। तो अब ये प्रॉफिट की सिचुएशन है गाइस, हमने अभी क्या सीखा था, सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी। जब जब हमें नहीं पता है कॉस्ट प्राइस और हमें ये मालूम है कि ये प्रॉफिट परसेंट किस पे अप्लाई होगा, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन यार कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं, फिर अप्लाई क्या करेंगे। तो इसीलिए फॉर द सेक ऑफ सोल्यूशन हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 मान लेंगे। सो 10% ऑफ सीपी कितना हुआ, 10, तो 110 क्या हुआ गाइस, मेरी सेलिंग प्राइस। 110 इज व्हाट, माय सेलिंग प्राइस। सो 110 जो मेरी सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से, ये मेरे अकॉर्डिंग आई, एज पर माय अजम्पशन, एज पर माय अजम्पशन मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आई, 110। जो एक्चुअल में कितनी बोली है, 200। गाइज ये चीज तो हम सीखे ना, ये इतना तो वो कितना, इसको यूनिटरी मेथड बोला जाता है। नहीं भी अगर जिसने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो याद रखो गाइज, ये होती है यूनिटरी मेथड। करते हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन ये पूरे कॉन्ड की जान है ना। तो हमारे अजम्पशन से मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस नहीं पता थी बट प्रॉफिट उसी पे अप्लाई करना था, इसलिए 100 मान लिया। सो 100 मानने का फायदा क्या है, आप परसेंटेज टॉपिक देख चुके हो, आपको मालूम है 100 का कोई भी परसेंट ले लो वो खुद होता है। 100 का 10% 10, 20% 20, 5% 5, तो 10% ऑफ 100 10, 100, और दोनों को ऐड कर दिया, एसपी मिला। गाइज ये एसपी तो मेरे अजम्पशन के हिसाब से ना, एक्चुअल एसपी तो क्वेश्चन ने ये दी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरी एज्यूम्ड सेलिंग प्राइस ये एक्चुअल में 200 के बराबर है। तो मेरी एज्यूम्ड कॉस्ट प्राइस, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है जो मेरे हिसाब से 100 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी, मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस 110, जो क्वेश्चन के हिसाब से 200। तो मेरे हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस 100 है वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, मतलब मैंने यूनिटरी मेथड किया, अजम्पशन वर्सेस एक्चुअल, मेरे हिसाब से वर्सेस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और ऐसी केस में पता है ये प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन में हम हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बस गाइज 110x इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो गाइज इन दोनों का 0 0 कटा, x कितना मिल गया, 2000/11। मतलब गाइज आपको ये आंसर कितना मिल जाएगा, 1, ठीक है, 181.818 डॉट 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 डॉट, ठीक है, 181.81818181 एंड सो ऑन, ठीक है। चमका गाइस, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, एकदम इजी पीजी क्वेश्चन। तो ये एक तरीका था, ये एक तरीका था जो हमने अजम्पशन से किया। पहले तो हमने क्या कर दिया, मनी मन 100 को कॉस्ट प्राइस मान लिया, उसमें प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस मिल गई, बट वो सेलिंग प्राइस क्या है, एक्चुअल नहीं, अजम्पशन वाली। तो अजम्पशन वाली 110, एक्चुअल में 200 है, तो अजम्पशन वाला 100, एक्चुअल में कितना। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, एक्चुअल प्रॉपर आप परसेंटेज कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। गाइज आपने देखो परसेंटेज में परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज सीखा था, है ना। तो मैंने जैसे कहा, अब एक ही चीज याद रखो, और ये कॉमन सेंस है, ये रटने की जरूरत भी नहीं। प्रॉफिट हमेशा हमारे पैसे को बढ़ाता है। अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मेरा पैसा बढ़ रहा है, लॉस मतलब कम हो रहा है। तो गाइस जब भी प्रॉफिट की सिचुएशन है, अब आपको मालूम है सेलिंग प्राइस क्या होती है, ये प्रॉफिट हमेशा अप्लाई होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, अगर मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस को अगेन हम बेस प्राइस 100% मानेंगे। कॉस्ट प्राइस जैसे मैंने यहाँ 100 माना है, मनी मन उसको बेस हमेशा हम 100% का देंगे, ठीक है। तो अब अगर उसका 10% प्रॉफिट 10% होना, मतलब समझ रहे हो, मेरा जो खर्चा लगा है वो अब 10% से बढ़कर मुझे सेल में कन्वर्ट हो रहा है।
मेरा जो कॉस्ट था वो 10% से बढ़कर मेरे सेल में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मेरा सेल कितना हुआ, मेरा खर्चा 10% से बढ़ गया। हमेशा खर्चे को, कॉस्ट को 100 मानो, वो 10% से बढ़ा, यानी 110% ऑफ कॉस्ट। पहली बार आपको नया लगेगा, जब बार बार बताऊंगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा गाइस, 110% ऑफ कॉस्ट। मतलब ये पता है ऐड क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे पैसे को बढ़ाता है। तो सेल क्या हो रहा है, मेरे कॉस्ट से 10% बढ़ रहा है। कॉस्ट को हम हमेशा क्या मानते हैं, 100, है ना। मेरे कॉस्ट से, ये अप्लाई होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट से 10% बढ़ रहा है, तो कॉस्ट मनी मन 100%, उसको 10 से बढ़ा दो। प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, आपके 100 को बढ़ाएगा। 100 को बेस मानो, प्रॉफिट हमेशा उसको बढ़ाएगा। अगर प्रॉफिट 20% होता तो मैं 120% लिखा होता। यहाँ पे अगर 15% होता तो 100 + 15, 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस लिखा होता। खत्म गाइज। तो सेलिंग प्राइस इज व्हाट, 110/100 इंटू सीपी। तो गाइज ये तो फॉर्मेलिटी है, आगे चल के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है 110% मतलब 1.1 होता है, 120% मतलब 1.2 होता है, 107% मतलब 1.07 होगा, है ना, क्योंकि 100 उसको डिवाइड कर देगा। तो बस ये, तो गाइज ये हुआ 1.1 टाइम्स ऑफ सीपी। तो 1.1 इंटू सीपी कितना है, सीपी हमारे पास हमें निकालना है ना। तो सीपी अगर हमें निकालना है गाइज, सेलिंग प्राइस मेरे पास है तो सेलिंग प्राइस वैल्यू रख दो। सेलिंग प्राइस कितनी मेरे पास, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने दे रखी है 200, है ना, 200। ये 1.1 टाइम्स ऑफ सीपी, तो सीपी निकालना है तो 200/1.1। और अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ गाइस, तो आंसर आपको अगेन पहले तो डेसिमल हटाना है, तो ऊपर नीचे किस से 10 से मल्टीप्लाई करो, एंड 2000/11 फिर से वही मिलेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको अगर अजम्पशन अप्रोच से जाना है या टेक्निकल अप्रोच से जाना है, आपकी मर्जी, ठीक है। दोनों अपने जगह सही है, दोनों अपनी जगह बेस्ट है गाइज। बस पहली चीज समझना है आपको, बाकी अब लॉस आप चुटकी में समझ जाओगे, मार्क प्राइस डिस्काउंट चुटकी में समझ जाओगे, क्योंकि सेम थीम पे काम करेगा, ठीक है, सेम थीम पे। और फिर फटाफट क्वेश्चन पे आएंगे। बस इसका एग्जांपल और एक ले लेते हैं, है ना, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मेरी कॉस्ट प्राइस अननोन है, सेलिंग प्राइस 150 है, एंड प्रॉफिट 30% है, प्रॉफिट वाली सिचुएशन, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस 100 ले लो, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, है ना, 30, तो 130 क्या हुई मेरी सेलिंग प्राइस। देखो गाइस मैं ये वाला तरीका बता रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज एसपी, ये लिखने की जरूरत नहीं, मनी मन कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया, प्रॉफिट 30% ऑफ किस पे अप्लाई होता है, ये सीपी पर ही। तो 100 सीपी ले लिया, 30% ऑफ 100 इज 30, 130 मिली सेलिंग प्राइस। बट ये 130 सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 150 के बराबर है, तो 100 इज हाउ मच। फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा बराबर। सो x इज इक्वल टू, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 15,000, और जो 130 x को मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है गाइस। तो 0 0 कटा, 13 का टेबल यूज करना, आंसर आपका आ जाएगा बराबर। तो ये चीज़ अब अपना अपने हिसाब से कर लेना बराबर। कैलकुलेशन से हमें अभी फिलहाल मतलब नहीं है, हमें मतलब है कॉन्सेप्ट से। कैलकुलेशन तो आगे क्वेश्चन में करेंगे, फिर भी करना है तो कर लो यार, है ना। 705 तो 115 पॉइंट समथिंग, 115 पॉइंट समथिंग। दूसरा तरीका क्या है, मैंने अभी आपसे एक बोला, जब भी प्रॉफिट की सिचुएशन है, हमेशा कॉस्ट क्या होता है 100%, प्रॉफिट आपके पैसे को बढ़ाता है, सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका कॉस्ट यहाँ पे 30% से बढ़कर सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट हमेशा 100% को ऐड करके जाओ। तो 100 प्लस जितना भी दिया है, यहाँ 10 दिया था इसलिए 110%, यहाँ 30 दिया 130%, और 130% मतलब ही कितना होता है गाइस, 130% मतलब ही 130/100, है ना, परसेंट सिंबल हटाने के लिए अपॉन 100 होता है, सो 1.3। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1.3 टाइम्स ऑफ सीपी। सो सेलिंग प्राइस 150, 1.3 से डिवाइड कर लो सीपी। अगेन यहाँ पे 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ गाइस, तो डेसिमल हट गया, आपको सीपी मिल गया, है ना, सेम आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना। सो दैट्स इट गाइस। अब देखो लॉस की केस। अब लॉस में बस आपको पता चाहिए कि मैंने जो रिलेशन बताया था वो क्या था, जैसे सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी होता है, उसी तरह सीपी माइनस लॉस इज एसपी होता है, ये वाली चीज, सीपी माइनस लॉस इज एसपी। ब्लू पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ। प्रॉफिट के केस में हम क्या करते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट, लॉस के केस में सीपी माइनस लॉस। कम ऑन गाइस, नाउ सीपी अगर मैं आपको क्वेश्चन मार्क बोल दूं, सेलिंग प्राइस 150 एंड प्रॉफिट, सॉरी लॉस 10%, फाइंड सीपी। अगेन गाइस दो तरीके है ना, सबसे पहले तो सीपी माइनस लॉस इज एसपी, तो मन ही मन कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, उसमें 10% लॉस माइनस किया, 90 हमें क्या मिला, सेलिंग प्राइस। बट गाइस जो 90 सेलिंग प्राइस है मेरे हिसाब से, है ना, ये तो एज पर माय अजम्पशन, जो एक्चुअल में कितनी दी है क्वेश्चन ने 150,
तो 90 अगर 150 के बराबर है, देन कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे हिसाब से 100 इज हाउ मच, खत्म। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये है। सीपी माइनस प्लस में हमने ऐड किया था माइनस में, अभी ये लॉस है तो लॉस में हम हमेशा क्या करते हैं, सीपी माइनस लॉस इज एसपी, प्रॉफिट में ऐड करते हैं यहाँ माइनस। तो मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस 90, देखो लॉस परसेंट मैंने आपको बार बार कहा है, प्रॉफिट परसेंट भी सीपी पे अप्लाई होगा, लॉस परसेंट भी सीपी पे हो गया। सो 10% ऑफ 100 इज 10, 90 मिल गया। 90 तो मेरे हिसाब से असल में 150, 100 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 15,090 जो x को मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड हो गया, 0 0 कटा, बाकी खेल निकाल लेना, बराबर। सीधा आप 3 से, आप चाहे तो सीधा 9 से भी कर सकते हो, है ना डिवाइड, और इजी करने के लिए मैंने आपको 3 से कर दिया। तो ये कितना होएगा इस वाइन 66.66 या 67, ठीक है, 166.67, दैट्स इट। कोई डाउट किसी को, बराबर है गाइज। नाउ गाइज अब ये एक हुआ तरीका, तो दिस इज व्हाट कॉस्ट प्राइस, 100 इज हाउ मच, मतलब 100 क्या लिया है मैंने, कॉस्ट प्राइस, तो ये हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिली। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड अप्रोच, सेलिंग प्राइस। गाइज लॉस हमेशा हमारे पैसे को कम करता है। जो भी मेरा खर्चा था मैंने बेचते समय उसको और निगेटिव करके सेल किया, बराबर। तो जैसे मैंने कहा एक ही चीज याद रखो, प्रॉफिट जब भी होगा 100 को उतने से बढ़ा दो, उतना परसेंट ऑफ सीपी ले लो। हमने वही किया, जब भी प्रॉफिट की सिचुएशन थी हमने देखो दोनों एग्जांपल 100 को क्या किया, उतने प्रॉफिट परसेंट से बढ़ा दिया और उतना टाइम्स ऑफ सीपी ले लिया। तो एसपी इज इक्वल टू व्हाट 130% ऑफ सीपी, क्योंकि 30% प्रॉफिट था। एसपी इज इक्वल टू व्हाट 110% ऑफ सीपी, क्योंकि 10% प्रॉफिट था। 100 को हमने 10 से जितना भी प्रॉफिट है उससे बढ़ाया, उतना टाइम सीपी का ले लिया। लॉस को 100 को कम कर दो, लॉस हमेशा क्या करता है आपके सीपी को और कम कर देता है सेल करते समय, तो उतना 100 को कम कर दो। तो गाइज लॉस है 10%, 100 माइनस 10 90% ऑफ सीपी। और अगेन बाकी वही कहानी, एसपी दे दिया 150, 90% मतलब 90/100 इंटू सीपी, बराबर। अब चाहे तो 0.9 लिखो या 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया 15,000, जो वहाँ डिवाइड कर रहा था आरएचएस में इधर मल्टीप्लाई हो गया एंड 90 यहाँ डिवाइड हो गया, ये मिल गया आपको सीपी। सॉल्व कर लेना, आंसर आपको डिक्टो यही मिलेगा, ठीक है। सो प्रॉफिट में 100 को बढ़ाया, लॉस में 100 को कम किया, उतना टाइम्स सीपी का ले लिया, दैट्स इट। नाउ गाइज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, अगर अब जैसे कि आपने दो एग्जांपल देखे यहाँ पे, है ना, दो स्लाइड में, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया था, यहाँ पे लॉस परसेंट दिया था, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने बोलेगा। तो गाइज कोई नहीं, प्रॉफिट परसेंट का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो भी आपका प्रॉफिट मान लो डॉलर में है सारी वैल्यूज, तो जो भी प्रॉफिट डॉलर में है अपॉन सीपी डॉलर में है इंटू 100, परसेंट है तो इंटू 100 तो रहेगा, और प्रॉफिट का निकालना इसलिए न्यूमरेटर में प्रॉफिट रहेगा। बस यहाँ पे ये याद रखो कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे अप्लाई होता है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के लिए भी जो बेस प्राइस है, डिनोमिनेटर प्राइस, वो हमेशा सीपी की होनी चाहिए, ठीक है। लॉस परसेंट क्या होगा गाइज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट ऊपर, लॉस परसेंट में लॉस ऊपर, बेस प्राइस दोनों में सीपी रहेगी इंटू 100 फिक्स है। तो ये फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट का, ठीक है। कम ऑन गाइज, नाउ गाइज अब ये चीज आगे हम मैं जो बता रहा हूँ मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, उसकी कहानी हम आज फाउंडेशन में ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, वो मैं कंसेप्ट पूरा बता देता हूँ आपको, लेकिन आज जो कहानी हम करेंगे ऑफिशियल गाइड के आपके जो क्वेश्चन है वही, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर है, मार्क प्राइस पर ना के बराबर है। तो उसको हम आने वाले दिनों में डेफिनेटली करेंगे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसेप्ट वाइज मैं फाउंडेशन में जितना आपको पता होना चाहिए वो सब बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज कंसेप्ट इन्वॉल्व इन प्रॉफिट एंड लॉस में अगला हम देखेंगे मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क्ड प्राइस। अभी इसकी बात मैंने करी भी थी, इसको कई सारे नाम से मेंशन किया जाता है, बराबर, एमआरपी, टैग प्राइस, लीस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब गाइस जब मार्क प्राइस आता है तो बाय डिफॉल्ट एक कंसेप्ट पिक्चर में आ जाता है, डिस्काउंट। इसकी बात मैंने करी थी, मान लो एमआरपी 150 रुपया, मैं 20% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, है ना, या 20 रुपये का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो वो हम क्या करेंगे, एमआरपी 150 तो दिखा हुआ है, उसमें से 20 माइनस करके कस्टमर को बेचेंगे ना। सो जब भी मार्क प्राइस आएगा डिस्काउंट पिक्चर में आएगा। हाँ, डिस्काउंट अगर नहीं है तो मैंने वो भी बोला कि डिस्काउंट है नहीं, तो जितना मार्क प्राइस उतने में ही बेचेंगे, तो जो मार्क प्राइस वही मेरी सेलिंग प्राइस हुई, ठीक है। कम ऑन नाउ गाइस, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो पहले तो ये एक बेसिक एग्जांपल, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, तो आपको ये तो समझ ही गया होगा ये रिलेशन, कि मान लो 2000 का मैं कोई शर्ट ले रहा हूँ, एक शर्ट है जो मुझे पसंद आया, उस पर टैग लगाए 2000 का, जो शर्ट मुझे पसंद आया उस पर टैग लगाए 2000, तो जो टैग होता है वो हमारे लिए क्या है, मार्क प्राइस।
लेकिन बाहर बड़े शब्दों में लिखा है फ्लैट 500 रुपए का डिस्काउंट, फ्लैट 500 रुपए का डिस्काउंट। एक बड़ी ऑफर चल रही, वैलेंटाइन डे ऑफर, तो उस पर आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है उस शर्ट पे, ठीक है। तो बताओ मेरी एक्चुअल में उस शॉप ओनर की, मतलब मेरी शॉप है, सपोज मेरी शॉप है, तो बताओ मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हुई उस शर्ट पे। मैं एक शर्ट बेच रहा हूँ जिस पे आपको डेफिनेटली मार्क प्राइस दे दिया है, उस पे मैं क्या डिस्काउंट दे रहा हूँ, वैलेंटाइन डे ऑफर वो भी दे दिया है, तो बताओ मेरी सेलिंग प्राइस कितनी। तो ये तो बच्चा ही बोल देगा सर देखो आपने टैग तो रखा है 2000 का, लेकिन आपको भी पता है दिखावा है, आप क्योंकि उस पर 500 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपकी सेल कितनी हुई, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 1500, है ना। तो ये मेरी सेल हुई। मान लो अगर मैं डिस्काउंट देता ही नहीं, मैं डिस्काउंट देता ही नहीं, तो जो मेरी मार्क प्राइस है उसी पे मैं बेचता, वैलेंटाइन डे अगर होता ही नहीं तो 2000 में बेचता, ठीक है, समझ गए हो। तो आई होप आप क्लियर हो गए, सेलिंग प्राइस मिल गया आपको 1500। तो ये रिलेशन, जैसे आपने एक रिलेशन अभी देखा था प्रॉफिट में, सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी, दूसरा रिलेशन सीपी माइनस लॉस इज एसपी, तो अब तीसरा रिलेशन मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज एसपी। प्रॉफिट के केस में हमेशा सीपी प्लस प्रॉफिट, लॉस में सीपी माइनस लॉस, और मैंने आपको ये भी बोला है कि प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे, लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे। उसी तरह मार्क प्राइस के केस में क्या होगा, मार्क प्राइस जब भी पिक्चर में आएगा डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट पिक्चर में आएगा, भले वो जीरो क्यों ना हो, बट पिक्चर में आएगा। सो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस। और जैसे मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन बोलेगा तो ही सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करो, अदरवाइज हमेशा सीपी पे। उसी तरह का इस डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे अप्लाई होगा, हमेशा मार्क प्राइस पे। मान लो अगर आपको ऐसा भी बोला होता कि भाई मार्क प्राइस 500 है और डिस्काउंट 10% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी, तो आप वही करते थे कि देखो सर आपने कहा है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस 500, डिस्काउंट 10%, ये डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, इस मार्क प्राइस पे मिल रहा है ना, हमेशा मार्क प्राइस पे 50, तो ये मिली आपकी सेलिंग प्राइस। 10% ऑफ 500 इज 50, माइनस कर दो 450 सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये तो खैर ठीक है, मार्क प्राइस दे दिया, डिस्काउंट आपको परसेंट में पता था, आपने सीधा अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाए कि आपको सेलिंग प्राइस दे दी जाए 150, है ना, डिस्काउंट दे दिया जाए 30%, और इस बार मार्क प्राइस पूछा जाए, इस बार मार्क प्राइस पूछा जाए अब पंगा हो जाएगा गाइस, क्योंकि अगेन अगर आप सोच रहे होंगे सर क्या ही तो पंगा है, आपने कहा है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, तो आपने सेलिंग प्राइस तो दे दिया है 150, 10% इसका सॉरी कितना 30% हम इसका ले लेंगे 45, है ना। तो मार्क प्राइस अगर हमें निकालना है तो 45 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया 195। अगेन गलत, फिर से क्या गलत हुआ, आपने डिस्काउंट परसेंट किस पे अप्लाई कर दिया, सेलिंग प्राइस पे। अभी मैंने बोला था प्रॉफिट और लॉस जैसे सीपी पे अप्लाई होता है, डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस पे अप्लाई होगा, और फिर अब कहानी सेम बनेगी। आपको समझ गया, अब कहानी सेम बनेगी, समझ गए हो कि सर आप जैसे बोल रहे हो कि अगर ये डिस्काउंट परसेंट पे एप्लीकेबल होगा, और डिस्काउंट परसेंट है वो मार्क प्राइस पे एप्लीकेबल है, और मार्क प्राइस अगर हमें नहीं पता तो सेम वही कहानी करेंगे ना जो हमने कॉस्ट प्राइस के लिए की थी। जब जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया था, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता थी, तो हमने कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया था। एक वो तरीका था और एक दूसरा तरीका था इक्वेशन वाला, दोनों बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी गाइज मार्क प्राइस नहीं मालूम, डिस्काउंट परसेंट दे दिया, लेकिन किस पे अप्लाई करे, सेलिंग प्राइस पे तो करना है नहीं, कर दिया तो गलत हो जाएगा, मार्क प्राइस पे करना है। तो फिर से रिलेशन हमें पता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, बट मार्क प्राइस नहीं पता तो 100 ले लो, क्योंकि तभी तो मैं डिस्काउंट परसेंट अप्लाई कर पाऊंगा। सो 30% ऑफ 100 30, 70 मिला सेलिंग प्राइस, बट हमें अगेन पता है कि ये 70 क्या है, शो ऑफ, दिखावा है, ये हमारा एज्यूम्ड 70 सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 150। तो अगर 70 150 के बराबर है, देन 100 इज हाउ मच, तब हमें मिलेगा मार्क प्राइस। समझे, सेम कहानी, मैंने बोला ना एक बार प्रॉफिट वाली चीज समझ गई, लॉस में भी वही किया था, सिर्फ लॉस क्या करता है, माइनस करता है, सीपी माइनस लॉस, इसलिए हमने 100 को भी माइनस किया था जब दूसरा तरीका देखा था। प्रॉफिट के केस में ऐड करते हैं 100 को। अगेन डिस्काउंट में भी क्या होता है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट में डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस पे अप्लाई होता है, मार्क प्राइस नहीं पता तो 100 ले लिया, डिस्काउंट इतना परसेंट माइनस कर दिया, हमें मिला सेलिंग प्राइस विच इज एज्यूम्ड, जो एक्चुअल में 150 है, देन 100 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगेन गाइज मार्क जो सेलिंग प्राइस होती है वो यहाँ पे क्या होती है, जैसे मैंने कहा था प्रॉफिट आपके पैसे को बढ़ाता है, तो इसलिए आपने 100 को बढ़ाया था, लॉस आपके पैसे को घटाता है, इसलिए आपने 100 को क्या किया था, माइनस किया था उतने परसेंट से, और वो परसेंट फिर सीपी पे अप्लाई कर दिया था।
प्रॉफिट के केस में ऐड कर के वो परसेंट सीपी पे अप्लाई किया था। गाइस डिस्काउंट तो बाय डिफॉल्ट आपके पैसे को कम ही करता है ना। 200 रुपए की मैं चीज़ एमआरपी रख रहा हूँ लेकिन मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब एज अ बिजनेस ओनर, एज अ शॉप ओनर मेरा पैसा तो कम हो रहा है। अगर मैं 200 में बेचता तो ज़्यादा कमाता, लेकिन 20 रुपए का डिस्काउंट दिया तो अब मैं कम कमा रहा हूँ। समझ रहे हो, मतलब जब जब डिस्काउंट दूंगा मेरा सेल कम ही होगा, जब जब डिस्काउंट दूंगा मेरा सेल घटेगा ही। तो 100 को अगर मैं बेस मानूं तो डिस्काउंट जब भी होगा, प्रॉफिट के केस में तो भी मैंने आपको याद रखने बोला था कि 100 को हमेशा उतने प्रॉफिट परसेंट से बढ़ाओ और उतना परसेंट सीपी पे अप्लाई करो। लॉस के केस में भी मैंने आपको याद रखने बोला था उतने परसेंट से 100 को घटाओ और उतना परसेंट सीपी पे अप्लाई करो। लेकिन डिस्काउंट के केस में भी हमेशा लॉस वाला है, क्योंकि वो आपके ओरिजिनल सेल को घटा रहा है ना डिस्काउंट देकर। तो हमेशा उसको 100 से घटाओ, माइनस करो जो भी परसेंट दिया डिस्काउंट परसेंट, और फिर माइनस करने के बाद जो परसेंट आया वो अप्लाई करो मार्क प्राइस पर, है ना। ये डिस्काउंट है, ये किस पे अप्लाई होगा, मार्क प्राइस पर। सो गाइज 30% बोला है, तो सेलिंग प्राइस इज व्हाट, 100 में से डिस्काउंट कर दो माइनस, तो 30 माइनस करने के बाद 70% ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट के केस में सीपी पिक्चर में आती ही नहीं है। डिस्काउंट का केस किस किस के बीच में होता है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या मिली, सेलिंग प्राइस हमें पता है 150, 70% यानी 70/100 इंटू मार्क प्राइस। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 15,000, 70 डिवाइड हो गया, सॉल्व कर लेना, आंसर सेम आएगा। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते ऐसे ही कुछ मिलता। चमका गाइज, एकदम क्लियर। मान लो सेलिंग प्राइस आपको 200 दी होती है ना, डिस्काउंट परसेंट आपको 40% दिया होता और आपको मार्क प्राइस पूछा होता। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मार्क प्राइस। तो एक तरीका तो क्या था कि मन ही मन में मार्क प्राइस 100 मानू, डिस्काउंट हमेशा माइनस करता है 40% ऑफ 100 40, तो 60 अगर मेरे हिसाब से 200 है ना, मेरी सेलिंग प्राइस 60 जो यहाँ मिलती है वो सेलिंग प्राइस होती है, बट क्वेश्चन ने दिए 200, देन 100 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर। या फिर दूसरा तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होती है आपके मार्क प्राइस से कम ही होती है, कम ही होती है जब भी डिस्काउंट परसेंट दिया हो। तो 100 को बेस माना, उसमें से डिस्काउंट माइनस किया, 60% ऑफ मार्क प्राइस, 60% ऑफ मार्क प्राइस। चमका, तो ये हमेशा माइनस ही करेगा 100 को लॉस की तरह, सिर्फ प्रॉफिट में बढ़ेगा बस। तो सेलिंग प्राइस आपको दे दिया 200, 60% यानी 60/100 इंटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकाल लेना है, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट गाइस। सो बिना किसी देरी के अब देखो अगेन, हाँ जैसे मैंने आपसे एक लास्ट चीज, प्रॉफिट परसेंट आपने देख लिया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट भी देख लिया था, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे सीपी हमेशा बेस प्राइस यूज हुई थी। कभी कभार अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, मैंने कहा गाइज आज इसका यूज़ हम ज़्यादा नहीं करने वाले, ये फाउंडेशन है तो बहुत ही फाउंडेशन लेवल रखेंगे, एक्सक्लूसिवली आपके ऑफिशियल गाइड तक सीमित। आने वाले दिनों में इसको बढ़ाएंगे हम। सो डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अगेन परसेंट अगर डिस्काउंट का निकालना है तो न्यूमरेटर में डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा जैसे ये दोनों सीपी पे अप्लाई होता है इसलिए डिनोमिनेटर में सीपी आया, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे अप्लाई होता है इसलिए डिनोमिनेटर में मार्क प्राइस। और गाइज ये एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर क्वेश्चन सामने से बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे चाहिए, लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस पे चाहिए, तो फिर उसको रिस्पेक्ट दो, ठीक है। अदरवाइज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेना है। चलो गाइस, अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखो फटाफट, कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम ले लिया, इसका फायदा ये होता है कि अब क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते हैं। लेट्स स्टार्ट। A souvenir vendor purchased 1,000 shirts for a special event at a price of $5 each। ठीक है, मतलब मुझे बताओ उसका कॉस्ट कितना हुआ। 1,000 लिया उसने, वो भी $5 के हिसाब से, यानी $5,000 इज द कॉस्ट। ये परचेस किया है ना उसने, बहुत बढ़िया। द वेंडर सोल्ड 600 ऑफ द शर्ट्स। अब गाइज देखो, ये तो हुई उसकी कॉस्ट की कहानी। अब सेल की कहानी सीखते हैं। तो सेल उसको करना है 1,000, उसमें से 600 उसने सेल किए, ठीक है, एट द so 600 of the shirts on the day of the event at $12 के हिसाब से each, ठीक है, at the rate of $12, and 300 of the shirts in the week following the event at $4, ठीक है, 300 shirts उसने $4, ठीक है, पर ईच, ठीक है, पर शर्ट के हिसाब से, ईच के हिसाब से, है ना।
यानी एक का $4 तो 300 का कितना निकाल लो, एक का $12 तो 600 का कितना। सो गाइस 1000 उसने शर्ट्स लिए हैं $5 कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, 5000 उसके जेब से गए हैं। अब बेचते समय वो जो 1000 क्वांटिटी है उसको कैसे बेच रहा है, टुकड़ों में। जब अच्छा सीजन चल रहा था, जहाँ बहुत डिमांड थी, तो 600 उसने $12 ईच के हिसाब से बेचे, यानी यहाँ पे उसने कितना 12,600 7200 कमा लिए, मतलब इतना सेल कर लिया। अगेन 300, अब थोड़ा सा सीजन स्लैक हो गया है तो थोड़ा सा ₹4 और कम में बेच दिया उसने, फिर भी इतना। यहाँ पे कितना सेल हुआ उसका 300, ये तो एक का $4 तो 300 का कितना 1200, ठीक है। द वेंडर वॉज अनेबल टू सेल द रिमेनिंग शर्ट्स। गाइज रिमेनिंग शर्ट वो बेच ही नहीं पाया, मतलब सीधा बोल दो $0 यानी जीरो। बचे हुए शर्ट्स ऑब्सोल्यूट हो गए, वो सीजन चला गया, सब चला गया, अब वो कोई ले नहीं रहा है ना। अब गया उसका खेल गया, मान लो कोई स्पोर्ट्स इवेंट यार, उसके लिए स्पेशल छपवाए थे, 900 गए, 100 लोग आए नहीं, वो गया स्पोर्ट्स इवेंट खत्म। नेक्स्ट ईयर भी अगर आएगा तो उस पर ईयर अलग रहेगा, इस बार हमने 2024 लिखा था, नेक्स्ट ईयर 2025 आएगा, तो ये शर्ट अब गए, तो इसका कितना मिला उसको, जीरो सेल। फिर भी गाइज इसका टोटल सेल कितना हुआ, इसका टोटल सेल कितना हुआ, यहाँ से 7200 प्लस 1200 प्लस जीरो कितना हुआ 8400। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट वाज द वेंडर्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ दीज शर्ट्स। बच्चा भी बोल देगा, जब पैसे खर्चे किए थे, इन्वेस्ट किया था, तब कितना किया था 5000, यानी ये हुआ उसका टोटल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन जब सबको बेच के टोटल जेब में कैलकुलेट किया, सब अलग अलग रेट पे अलग अलग क्वांटिटी बेची, फिर पूरा कैलकुलेट किया तो 8400 उसके जेब में आ गई। तो यहाँ पे मुझे बताओ सेल इज ग्रेटर देन कॉस्ट, सेल इज ग्रेटर देन कॉस्ट, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट पूछा है क्वेश्चन ने, जो कि क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिनिश गाइज, 8400 माइनस 5000 3400। कोई शक, कोई डाउट, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई एकदम बेसिक हलवा क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें, आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए, है ना। 5 के हिसाब से, $5 के हिसाब से ईच शर्ट 1000 लिया, 5000, 1000 को कैसे बेचा, $612 के हिसाब से, बचे हुए $304 ईच के हिसाब से, और आखिरी में जो 100 बच गए वो बेच ही नहीं पाए। सो इन सबको मिला के 12 इंटू 600 7200 का यहाँ सेल, 300 इंटू 4 1200 का यहाँ सेल, यहाँ जीरो का सेल, फिर भी टोटल 1000 का अगर हम कॉस्ट ले रहे हैं तो पूरे 1000 का सेल लो, तो ही वो कंपेरेबल है। इधर आप 1000 को कंपेयर करोगे 600 क्वांटिटी से, नॉट अलाउड। तो 1000 का कॉस्ट इतना, 1000 का सेल इतना, तो हमें प्रॉफिट की सिचुएशन दिख रही है, एसपी इज ग्रेटर देन सेल, और वो कितना प्रॉफिट है माइनस कर दो, मिल गया, और वही पूछा था आपको। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। A rug manufacturer produces rugs at a cost of $75 पर रग, ठीक है, $75 के हिसाब से पर रग, वो भी हम कितने बोला है, क्वांटिटी नहीं मेंशन की है, ठीक है। क्वांटिटी, रग मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस रग्स एट अ कॉस्ट ऑफ $75 ईच। व्हाट इज द मैन्युफैक्चर ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ 150 रग, यहाँ दे दिया वही क्वांटिटी, 150 रग अगर वो बेचे, इफ 2/3 ऑफ द रग्स आर सोल्ड एट $150 पर रग एंड द रेस्ट आर सोल्ड एट $200 पर रग। सो गाइज 150 क्वांटिटी है, तो मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ। टोटल कॉस्ट फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह है गाइज, सिर्फ पिछले क्वेश्चन में जो उसने बेचा था अलग अलग रेट पे, $12 $4, वहां पे क्वांटिटी डायरेक्ट मेंशन थी 600 300, यहाँ पे उसने थोड़ा सा अलग फॉर्म में दे दिया है, 2/3 ऑफ द क्वांटिटी। अब वो निकालना हम जानते हैं, रेशो हम सीख चुके गाइस, है ना। सो टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट देखो 75 ईच, और ऐसे कितने 150 रग्स, 75 एक रग का कॉस्ट है, ऐसे 150 रग, गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो 11250 सही है, यस 11,250 इज द टोटल कॉस्ट। चलो इसको साइड में रखते हैं। नाउ अगेन सेल, सेल मुझे करना है 150 क्वांटिटी, उसमें से 2/3 गाइज, इसमें का 2/3 कितना हुआ, 150 का 2/3। अगेन गाइज ये एकदम इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो ओरली, लेकिन जब तक आप उतना स्ट्रांग नहीं बनते रफ में कर लिया करो। सो 2/3 ऑफ 150 मतलब 3 से 150 को डिवाइड किया, 50 इंटू 200, तो गाइज इसका मतलब 100 हुआ, 2/3 यानी कितना 100। वो किस रेट में बेच रहा हूँ मैं, 2/3 यानी कि 100 क्वांटिटी मैंने बेचा 150 पर रग के हिसाब से, 150 पर रग, तो ये कितना हो गया गाइज 150 इंटू 100, 150 इंटू 100 हो गया 15,000, 15,000 तो यही कमा लिए। एंड द रिमेनिंग कितने बचे यार, 150 में से 100 तो यहाँ हो गए, बचे 50, वो मैं बेच रहा हूँ एट द रेट ऑफ 200 पर रग, है ना। सो गाइज ये कितना हो गया अगेन 10,000, मतलब मेरा टोटल सेल कितना हुआ, दोनों को मिला लूँ तो टोटल सेल हुआ मेरा 27,000।
सो 27,000 माई टोटल सेल, टोटल कॉस्ट मेरे पास है। क्वेश्चन ने आपको क्या पूछा है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर, सॉरी 25,000, माई बैड, 15,000 प्लस 10,000 25,000। तो 20 अगेन गाइज बच्चा भी बोल देगा कि सर यहाँ पे सेल इज ग्रेटर देन कॉस्ट। ये पूरा कॉस्ट है 75 रक्स, कितना 150 रक्स का, बराबर। ये $75 एक रख की इंटू 150 रख, तो ये पूरा कॉस्ट है 150 रख का, ये पूरा सेल है 150 रख का, है ना। उसमें से 100 रग हमने इस रेट में बेचे, 50 रग इस रेट में बेचे। क्वेश्चन ने डायरेक्ट दे दिया था, बस उसने 2/3 बोला था तो हमने लेकर समझ लिया। 100 इस रेट में बचे हुए, रिमेनिंग 150 में से 100 गया 50 इस रेट में। सो गाइज अगेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये प्रॉफिट की सिचुएशन और प्रॉफिट भी कितना, तो सेलिंग प्राइस टोटल है, सेल कितना, टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट। गाइज ये सेलिंग प्राइस मतलब टोटल सेल है, जब मल्टीपल क्वांटिटी होती है तो उसी को हम टोटल सेल को ही हम सेलिंग प्राइस मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सेल है 25,000 माइनस टोटल कॉस्ट, ये हुआ प्रॉफिट। तो कितना हुआ 13,750, दैट्स इट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन था गाइस। चलो नेक्स्ट, टू ऑर्डर ए सर्टन प्लांट फ्रॉम अ कैटलॉग इट कॉस्ट $3 पर प्लांट, पर प्लांट का कॉस्ट है $3 प्लस अ 5% सेल्स टैक्स। अच्छा मतलब ये तो सिर्फ क्या है, परचेस प्राइस है, ये $3 तो सिर्फ परचेस प्राइस है, प्लस उसमें आपको 5% सेल्स टैक्स लगता है, प्लस 6.95 ये आपको शिपिंग कॉस्ट लगता है, जो कि अगेन गाइस ये टोटलिटी में लगता है, ये पर प्लांट नहीं है। जैसे कि $3 ये पर प्लांट है, 5% सेल्स टैक्स ये पर प्लांट है, लेकिन $6.95 फॉर शिपिंग एंड हैंडलिंग रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट ऑर्डर। मतलब आप एक प्लांट भी ऑर्डर करोगे तो उसका शिपिंग कॉस्ट उतना जाएगा, आप 1,000 प्लांट भी ऑर्डर करोगे तो उसका शिपिंग कॉस्ट इतना ही जाएगा, बराबर। तो ये पर प्लांट नहीं है ये वाला कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, आप कितने प्लांट ले रहे हो डजेंट मैटर, ये इतना ही लगना है, एक पे भी उतना लगेगा, 1000 पे भी इतना लगेगा। जैसे कि रेंट होता है भाई फैक्ट्री का, उस फैक्ट्री में आप 50,000 यूनिट बनाओ तो भी उतना ही रेंट जाएगा, अगर 5 यूनिट बनाओ तो भी उतना ही रेंट, तो ये फिक्स कॉस्ट है। हाँ लेकिन जो उसका प्लांट का कॉस्ट है, प्लांट कॉस्ट वो क्या है, पर प्लांट कॉस्ट, यानी एक प्लांट का कॉस्ट कितना है $3 प्लस 5%, तो इसका 5% बराबर। तो यार आपको देखो 5% ऑफ डेफिनेटली किसका लेना होगा, इसका 3 का, जो कि कितना होगा 0.15। देखो 5% ऑफ 3, तो 5% मतलब 5/100 ऑफ यानी इंटू 3, तो 15/100 कितना होता है गाइस 0.15। चमक रहा है, चमक रहा है ना। जो भी उसका परचेस प्राइस है उसका 5% लेना है एज अ सेल्स टैक्स, सो 5% ऑफ 3, ये आया 0.15, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 0.15 ऐड कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन किसको देखना है तो ऊपर देख लेना। सो 3.15 है पर प्लांट। नाउ आगे देखो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ कंपनी सी ऑर्डर दिस प्लांट फ्रॉम द कैटलॉग एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 69.95। सो गाइस कंपनी सी को टोटल कॉस्ट आया है 69.95। नाउ हाउ मेनी प्लांट डिड कंपनी सी ऑर्डर, तो क्वेश्चन बोल रहा है बताओ कितने प्लांट, क्वांटिटी मेंशन नहीं ना इस बार एक प्लांट की कॉस्ट मेंशन है, उस पर कितना सेल्स टैक्स लग रहा है वो मेंशन है। सो दोनों को ऐड कर दो, ये मिल गया आपको एक प्लांट का पूरा कॉस्ट, ठीक है, एक प्लांट का पूरा कॉस्ट 3.15 बराबर। अब देखो गाइज क्वेश्चन आपको बोल रहा है टोटल कॉस्ट इज 69.95, लेकिन मुझे पता है ना कि ये दो ही कॉस्ट नहीं है, प्लांट कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स के साथ एक कॉस्ट और भी है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट आपको इतना पैसा तो पे करना ही है, फिक्स कॉस्ट $6.95। सो गाइज ये जो टोटल कॉस्ट है उसमें से अगर मैं 6.95 हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6.95 अगर मैं हटा दूं गाइज यहाँ से तो मुझे मिलेगा 63। ये 63 क्या होगा, ये 63 गाइज होगा वो कॉस्ट जिसमें अब शिपिंग कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है ना। टोटल कॉस्ट में से ये मैंने क्या माइनस किया, शिपिंग कॉस्ट, जो कि लगना ही है जितने भी प्लांट हो, तो जो फिक्स कॉस्ट है उसको हटा दो। अब ये 63 उतने ही यूनिट के लिए लग रहा है जितने यूनिट मैं ले रहा हूं, है ना, और पर यूनिट मुझे कितना जा रहा है 3.15। तो गाइज अगर 3.15 का मैं एक यूनिट ले रहा हूं तो 63 में मैंने कितने यूनिट ले लिए होंगे, खत्म, सॉल्व कर लो। अगेन इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। चमका गाइज, अगर 6.15 का मैं 3.15 का मैं एक यूनिट ले रहा हूँ, जिसमें एक यूनिट है ये पर यूनिट में उसका परचेज भी आ गया और पर यूनिट जो मुझे सेल्स टैक्स लग रहा है वो भी आ गया 5% ऑफ 3 जो यहाँ मैंने दिखाया है।
तो 3.15 ये मेरा एक यूनिट का क्या है, टोटल कॉस्ट, एक यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट भले ही, लेकिन एक यूनिट का। फिर उसमें मुझे फिक्स कॉस्ट लगता है जो कि नंबर ऑफ यूनिट पे नहीं डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको अलग से हटाओ। तो 69.95 में मुझे पता है कि ये सिर्फ मेरे यूनिट लेने पर नहीं आया है, यूनिट लेने पर तो मेरा 3.15 ईच यूनिट आता है ना, ईच, लेकिन 69.95 में मुझे शिपिंग कॉस्ट भी लगा है, उसको हटा दो यार पहले तो उसको हटा दिया 63। हाँ, अब ये 63 यूनिट में मैं जितना ले सकता हूँ ले लूंगा एट द रेट ऑफ 3.15। सो 3.15 में अगर मैं एक ले रहा हूँ तो 63 में कितना लूंगा, बस 3.15 में एक, तो 63 में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो x इज इक्वल टू 63, देखो 63 इंटू 1 63, और 3.15 जो x को मल्टीप्लाई कर लेगा, इधर डिवाइड किया, ऊपर नीचे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, इस ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो आंसर आ गया। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर लूँ 20 इज द आंसर, 20 इज द आंसर, ऑप्शन सी। चमका क्वेश्चन, मज़ेदार था, बढ़िया था, थोड़ा सा अपनी सूझबूझ सही जगह पे रखो तो क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना। सो बस यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे दो चीज़ें मिक्स हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है यहाँ पे, एक तो उसका जो परचेस प्राइस है, एक्चुअल परचेस प्राइस $3, और उस पर 5% टैक्स हमेशा लगता है। तो 5% ऑफ $3 कितना होया, 0.15, तो 3.15 ये मुझे पर प्लांट लेना ही है। एक प्लांट लूंगा 3.15, दो लूंगा तो 2 इंटू 3.15, 10 लूंगा तो 10 इंटू 3.15, 50 लूंगा तो 50 इंटू 3.15, ये तो मेरे को लगना ही है। प्लस अब मैंने जितना भी प्लांट लिया उसको मुझे शिपिंग करना है एक जगह से दूसरे जगह, उसका मेरे को टेम्पो का 6.95 फिक्स देना है। ये तो मेरे को देना ही है, कितना भी प्लांट हो, 50 हो 4 हो, तो ये फिक्स हुआ। ये नंबर ऑफ प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है, नंबर ऑफ प्लांट पे डिपेंडेंट बस ये कॉस्ट था पर ये, तो जितना भी लूंगा इंटू दिस, जितना भी लूंगा इंटू दिस, और वो जो भी बिल बनेगा प्लस 6.95 एक्स्ट्रा ऐड होगा। समझ रहे हो, मतलब टोटल कॉस्ट जो हमें उसने आखिरी में हिंट दी है, टोटल कॉस्ट ये 69.95, वो कैसे कैसे बना होगा। इसमें सबसे पहले तो क्या क्या आया होगा, इसमें सबसे पहले आया होगा आपका शिपिंग कॉस्ट, और फिर ये वेरिएबल कॉस्ट। तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो तो नंबर ऑफ प्लांट पे डिपेंड नहीं है यार, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो 63 मेरा क्या बना, शिपिंग के पहले वाला बिल। शिपिंग 6.95 ऐड होके इतना बना, अगर मैं हटा दूं तो 63 बना मेरा शिपिंग का पहले वाला बिल, शिपिंग करने से पहले वाला बिल। और शिपिंग करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्लांट ही परचेस कर रहा हूँ ना, किस रेट में, 3.15 एक का, जिसको हमने वेरिएबल बोला है। तो एक का 3.15, दो का इंटू 2 कर दो, 10 का इंटू 10 कर दो 3.15 को, 50 का इंटू 50 कर दो 3.15 को। तो बस मैंने वही बोला यार, अगर 3.15 एक का जा रहा है तो 63 के लिए मैंने कितने यूनिट लिए होंगे, 3.15 एक पे खर्चा किया तो 63 कितने पे खर्चा किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, दैट्स इट। कोई कोई स्टूडेंट डायरेक्ट करेगा कि सर ये डायरेक्ट भी तो होगा कि 63 ये टोटल मेरा कॉस्ट है और एक का कॉस्ट है 3.15, तो 63 टोटल कॉस्ट, एक का 3.15 डिवाइड कर लो 20 आएगा। अरे वही हुआ है, यहाँ पर भी तो वही हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देखो वही बना है। तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। हाँ, सिर्फ अगर कोई सोच रहा होगा कि सर हम जो उसने टोटल कॉस्ट दिया है 69.95 उसको 3.15 से डिवाइड कर लेंगे, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें एक फिक्स कॉस्ट ये भी है जो नंबर ऑफ प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है। उसने हमें अगर नंबर ऑफ प्लांट पूछा है, देखो हाउ मेनी प्लांट, मतलब अगर उसने हमें नंबर ऑफ प्लांट पूछा है तो वही कॉस्ट आखिरी में कंसिडर करो जो पर प्लांट बदल रहे हैं, यानी कि परचेस प्लस सेल्स टैक्स। जो फिक्स है वो पहले ही माइनस कर दो, तो जो फिक्स है हमने पहले ही माइनस कर दिया टोटल में से, और फिर जो है उसको 3.15 से डिवाइड किया। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था गाइस, कम ऑन। कंपनी सी प्रोड्यूसेस टॉय ट्रक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 5, ठीक है, ईच फॉर द फर्स्ट 100 ट्रक एंड 3.50 फॉर ईच एडिशनल ट्रक। है ना, जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओ आपका थोड़ा सा कॉस्ट मार्जिन कम होने लगता है वॉल्यूम के हिसाब से। तो गाइस क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है जो अभी आपने देखा वो तो सेम ही लगना शुरू हो जाते हैं ना, वो बदलते नहीं है नंबर ऑफ क्वांटिटी पे, बस फिर जो मटेरियल वगैरह का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उतना आपको लगता है। तो उसने आपको वही बोला है गाइस कि $5 लग रहा है आपको 100 ट्रक पे, एंड पहले 100 ट्रक तक आपका क्या लग रहा है, $5 ईच के हिसाब से। हाँ, ईच, ऐसा नहीं कि $5 में 100 बन गए, $5 ईच के हिसाब से आपने 100 ट्रक बनाए। सो टोटल कॉस्ट क्या हुआ, $5 टोटल कॉस्ट गाइस, $5 ईच के हिसाब से 100 ट्रक बनाए, एंड $3.50 ईच के हिसाब से हमने एडिशनल ट्रक बनाए। अब एडिशनल कितने, आगे बात कर रहा है इफ 500 टॉय ट्रक्स वेयर प्रोड्यूस, 500 अगर बन रहा है गाइस, तो मुझे बनाओ 3.15 के हिसाब से उसने कितने बनाए होंगे, 400।
अगर टोटल क्वांटिटी आगे क्वेश्चन 500 की बात कर रहा है और उसमें हमें पता है कि पहले 100 ट्रक तक तो आपको यही हिसाब लगना है, पहले 100 ट्रक तक $5 ईच के हिसाब से, तो 5 into 100 एंड रिमेनिंग रेस्ट कितना भी हो, तो 500 का टोटल क्वांटिटी, उसमें से 100 का तो हिसाब लगा दिया, बचे 400, उनका रेट क्या है 3.50 ईच के हिसाब से। तो गाइस मुझे बताओ ये टोटल कॉस्ट कितना हुआ, यहाँ पे 500, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1200, करेक्ट है, कोई डाउट? 1260, माय बैड, 1260। तो गाइस ये कितना हुआ, 1760 is the total cost. Now, if 500 toy trucks were produced by the company C and sold at the rate of 10 each, तो यार टोटल सेल भी निकाल लो, अरे मजाक है, 500 into 10 कितना हुआ 5000। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, अगेन हमें दिख रहा है यार प्रॉफिट की सिचुएशन है, वैसे तो क्वेश्चन ने बोला ही है प्रॉफिट, हमें दिख भी रहा है कि जो टोटल सेल है इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। ये है 500 का सेल और ये भी है 500 का, देखो 100 + 400 500 का कॉस्ट, तो दोनों को माइनस कर दो, टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट, आपको मिल गया आंसर 3240, ऑप्शन 3240 किधर है, 32, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, 3240, एक तो मैंने ऑप्शन रॉन्ग लिखे हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, $5 100 का, 500 हो गया, ठीक है ना, 400 का, अब एक बार ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 400 बचे हुए जो 400 उनका रेट, ओ 3.50, माय बैड, यहाँ पे 3.50, ओ माय बैड, 3.50 गाइस, सो सॉरी, है ना। तो यहां पर अब देख लो कितना आ जाएगा, 1400 आई गेस, है ना, चेक कर लो, यस 1400, है ना। तो ये 2 जीरो से तो डेसिमल हट जाएगा, तो 350 into 4 आपको करना है, ये आ रहा है 1400, तो ओ भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे अब चीज़ें बदलेगी और आपका आंसर अब आ जाएगा। सो ऑप्शन तो मैंने गलत नहीं लिखे हैं, यहाँ पे गलती हुई है कैलकुलेशन में, सो ये बना 3100, ऑप्शन सी करेक्ट, है ना, ऑप्शन सी। तो हलवा क्वेश्चन था, जस्ट जो 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा होगा वो मेरे कैलकुलेशन की वजह से लगा, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था। तो ऐसा भी होता है कभी कभार, किसी हद तक आपको अलग कॉस्ट रहेगा, उसके बाद आपका कॉस्ट अलग होगा, क्यों, क्योंकि जैसे आप मैक्सिमम वॉल्यूम बनाते हो, कुछ कुछ खर्चे अब आपको फिक्स लगना शुरू हो जाते हो, वो कितना भी बनाओ वो अब ऐड नहीं हो रहा है, जैसे रेंट हो गया, है ना, कितना भी बनाओ ऐड नहीं हो रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, आपका आगे जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हो तो पर लॉट थोड़ा सा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होना लगता है। तो यहाँ 100 के लॉट में पर यूनिट कॉस्ट कितना था 5, और अगले 400 के लॉट में वो कितना हो गया 3.50, तो टोटल 500 में ये बना मेरा टोटल कॉस्ट, 100 के हिसाब से 5 और 400 3.50 के हिसाब से ये टोटल कॉस्ट, और टोटल सेल कितना बना 500, मैंने $10 के हिसाब से अगर बेचना है पर हेड, तो कितना हुआ 5000, तो हो गया टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट। कम ऑन गाइस, a company sells radios for $15 each. Now it cost company 14 per radio to produce 1000 radios and 13.50 per radio to produce 2000 radios. देख लो गाइस, क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है, वो बेच, इस बार सीधा बोल दिया, सेलिंग प्राइस एक की क्या है पर रेडियो, कोई भी हो कितना भी बनाओ, पर रेडियो सेलिंग प्राइस इज $15 ईच। लेकिन अगेन इस बार भी लास्ट क्वेश्चन की तरह, अगर आप 1000 बना रहे हो रेडियो, तो आपका इट कॉस्ट द कंपनी $14 पर रेडियो टू प्रोड्यूस 1000 के लिए अलग, अगर मैं 1000 क्वांटिटी कंसिडर करूं तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस है 15 पर रेडियो, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है $14 पर रेडियो, अगर मैं 1000 क्वांटिटी कंसिडर करूं तो। लेकिन 13.50 मेरा, देखो सेल में अगर मैं 2000 क्वांटिटी कंसिडर करूं तो सेल में तो नो चेंज, सेल मेरा वही है 15 पर रेडियो, ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस बदल रहा है 13.50 पर रेडियो टू प्रोड्यूस 2000। अगेन जैसे ज़्यादा वॉल्यूम बनाऊंगा मेरा कॉस्ट कम होगा, तो वो अगर 2000 क्वांटिटी बना रहा हूँ तो 13.50 पर रेडियो। सो हाउ मच ग्रेटर विल द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट बी फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 2000 रेडियोज दैन फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 1000 रेडियो। इन शॉर्ट गाइज, क्वेश्चन ने 2 सिचुएशन दी है, एक कि अगर मैं 1000 रेडियो बनाऊँ तो मेरा पर रेडियो 15 में बेचूंगा और मेरे को कॉस्ट है $14 का पर रेडियो का, तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना।
और दूसरी सिचुएशन, अगर मैं 2000, है ना, दिस इज माय सेकंड सिचुएशन, ये मेरी फर्स्ट सिचुएशन, 2000 रेडियो बनाऊं, बेचने का रेट तो सेम है लेकिन हाँ ज़्यादा क्वांटिटी बना रहा हूँ तो मेरा जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है और इसलिए मेरे को पर रेडियो 13.50 लग रहा है। तो बताओ मेरा प्रॉफिट क्या, और दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस क्या। क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि व्हाट विल बी द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ 2000 देन प्रोडक्शन ऑफ 1000। दोनों का जो प्रॉफिट है वो एक दूसरे से कितना डिफरेंस रखता है। तो गाइस खत्म। मुझे बताओ अगर 1000 का केस है सो टोटल सेल कितना, अरे यार इनफैक्ट टोटल सेल भी नहीं, यहाँ पे हम ऐसा भी जा सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट, अगर मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट पता है, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना हुआ $1। 15 में से $14 तो खर्चा ही है, एक मेरा क्या है प्रॉफिट पर रेडियो। तो गाइस मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये तो मेरा एक का हुआ, एक का, सो टोटल प्रॉफिट होगा जो मेरी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है 1000 इंटू एक रेडियो का प्रॉफिट। तो एक रेडियो का प्रॉफिट है $1, तो $1000 इज माय प्रॉफिट व्हेन आई प्रोड्यूस 1000 रेडियोस। नाउ अब 2000 रेडियोस के लिए देखो गाइस, फिर से सेम सिचुएशन। अब यहाँ पे प्रॉफिट पर रेडियो मेरा बदल गया, 15 में बेच रहा हूँ लेकिन बनाया था 13.50 में, सो $1.5 है ना पर रेडियो $1.5। सो गाइज अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा, फिर से टोटल क्वांटिटी 2000 इंटू एक रेडियो के पीछे का मेरा प्रॉफिट, तो ये हुआ 3000। और गाइस क्वेश्चन वही बोल रहा है $2000 का जो मेरा टोटल प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1000 क्वांटिटी से 2000 रेडियो का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1000 रेडियो के टोटल प्रॉफिट से कितना अलग है। सो कितना अलग है गाइस, बाय $2000, बाय $2000, ऑप्शन डी। यहाँ मेरा टोटल हुआ 3000, यहाँ मेरा टोटल हुआ 1000, तो कितने से अलग है 2000 से, दैट्स इट। चमका हलवा क्वेश्चन था, दो अलग अलग सिचुएशन, 1000 की 2000 की, सेल प्राइस पर रेडियो दोनों में सेम थी, कॉस्ट प्राइस 1000 में डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा रहेगी, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होने से कॉस्ट प्राइस पर रेडियो कम हो गई। सो यहाँ प्रॉफिट पर रेडियो 1 है या प्रॉफिट पर रेडियो 2 है ना 1.5 है, तो 1000 का यहाँ प्रॉफिट बना 1000 इंटू 1 टोटल प्रॉफिट। अगेन यहाँ पे एक का $1.5, तो 2000 का कितना बना 3, और दोनों में कितना डिफरेंस पूछा था, दैट्स इट गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल क्वेश्चन गाइस। अब हम शुरू करेंगे डेटा सफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन। सो ये रहे हमारे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, जहां हमने आपको क्लियर पहले भी बताया है कि एक क्वेश्चन थीम पता है आपको, बस एक बार फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ और एक दो क्वेश्चन देखेंगे, खत्म। सो एक पूरा क्वेश्चन दिया है, उस पर 2 स्टेटमेंट दी रहेगी। अगर पूरा क्वेश्चन सिर्फ पहले स्टेटमेंट से सॉल्व हो रहा है दूसरे से नहीं, तो हम आंसर ए बोलेंगे। सिर्फ दूसरे से सॉल्व हो रहा है पहले से नहीं, बी बोलेंगे। सी कब बोलेंगे, जब दोनों की जुगलबंदी, दोनों के डेटा को मर्ज करके सॉल्व हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट से भी नहीं, सिर्फ सेकंड से भी नहीं, लेकिन दोनों के डेटा को मर्ज कर दिया सॉल्व हो रहा है, तो हम सी बोलेंगे। डी बोलेंगे जब फर्स्ट से भी इंडिविजुअली सॉल्व हो रहा है, सेकंड की बिना जरूरत पड़े, और सेकंड से भी इंडिविजुअली सॉल्व हो रहा है, फर्स्ट की बिना जरूरत पड़े, तो हम डी बोलेंगे। लेकिन ई कब बोलेंगे, जब दोनों ने घुटने टेक दिए, जब ना फर्स्ट से ना सेकंड से ना मर्ज से कहीं सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो हम ई बोलेंगे। ठीक है, हाँ। और मैंने आपको थीम बोला है, सोच, थॉट प्रोसेस। यहाँ आंसर नहीं निकाला तो चलेगा, टाइम बचाओ, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां तक थॉट प्रोसेस दो कि भाई सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये इतनी क्लैरिटी आपको आ जाए कि फर्स्ट स्टेटमेंट से सॉल्व हो रहा है या नहीं। सॉल्व होकर क्या आंसर आ रहा है उसमें टाइम वेस्ट मत करो, आंसर कोई नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, बस सॉल्व हो रहा है कि नहीं उतनी क्लैरिटी पूरी ले लो। और जब मैंने कहा है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे सेकंड के डेटा को इग्नोर करो, फिर बाद में जब सेकंड देखोगे फर्स्ट के डेटा को इग्नोर करो। जब दोनों से नहीं हो रहा है, किसी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट से नहीं हो रहा है, तब फिर मर्ज करो। ठीक है, कम ऑन गाइस। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। कंपनी एक्स प्रॉफिट दिस ईयर इंक्रीज बाय 25%। कंपनी एक्स का प्रॉफिट बढ़ गया है 25% से, यानी लास्ट ईयर का जो भी होगा उसका 25% और ऐड कर दो, वो तो है ही, प्लस 25% और ऐड। Over the last year profit, what was the amount of company X profit this year greater than amount of companies Y? यार कंपनी X का प्रॉफिट 25% से बढ़ा है देन लास्ट ईयर, यानी कंपनी X का प्रॉफिट अगर 100 होगा, ठीक है, अगर मैं X की बात करूं, कंपनी X की बात करूं लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, तो अगर कंपनी एक्स का प्रॉफिट 100 होगा लास्ट ईयर, तो इस बार 125 हुआ है। यहां तक तो मुझे समझ रहा है क्योंकि 25% से बढ़ा है, ये क्वेश्चन का डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा है, वॉज द अमाउंट ऑफ कंपनीज, अमाउंट ऑफ कंपनी एक्स प्रॉफिट दिस ईयर ग्रेटर देन कंपनी वाई। इस साल का जो कंपनी एक्स का प्रॉफिट है, क्या वो कंपनी वाई के प्रॉफिट से बड़ा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ या ना।
तो अब ये आपको 2 हिंट दे दी, क्या ये 2 हिंट देखकर आपको हाँ या ना की सिचुएशन मिल रही है तो चेक कर लो, है ना। सो गाइज, फर्स्ट, लास्ट ईयर द रेशियो ऑफ कंपनी वाइज प्रॉफिट टू कंपनी एक्स प्रॉफिट वाज 5:2। बहुत बढ़िया भाई, लास्ट ईयर क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट ऑफ किसका, कंपनी वाई, पहले वाई बोला है, टू कंपनी एक्स बाद में बोला है, ये 5:2 बोल दिया है। गाइज इससे अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि कंपनी वाई का प्रॉफिट अगर 500 है तो कंपनी एक्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200। और अगर मैं अब ये वाला डेटा अप्लाई करूँ, है ना, उस मैं जैसे लास्ट ईयर अगर 100% था तो इस बार 25% बढ़कर 125% हो गया है। तो गाइज ये डेटा अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो अगर मुझे दिख रहा है कि लास्ट ईयर मैंने 200 मान लिया है ना, लास्ट ईयर कंपनी एक्स का, लास्ट ईयर एंड करंट ईयर या सेम ईयर, अगर उसका प्रॉफिट 200 है तो 25% बढ़ा दो। मुझे बताओ 200 का 25%, 25 मतलब क्या होता है, 1/4। तो 200 का 1/4 कितना होता है, 1/4 ऑफ 200। ये सब आपने परसेंटेज में सीखा होगा ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो काम इजी हो जाता है। तो 50 बराबर, तो 50 से बढ़ गया, यानी 200 तो है ही, प्लस $50 से और बढ़ा तो $250 हो गया। ये हुआ एक्स का। लेकिन क्या मुझे अभी भी वाई का, ये क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? एक्स का तो मुझे सब क्लैरिटी मिल गई, वाई का और एक्स का रेशो दिया था, बहुत बढ़िया। फिर दोनों के रेशो से मैंने अजम्पशन कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर एक्स का प्रॉफिट अगर मुझे लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर का रेशो है ना, तो लास्ट ईयर का अगर मुझे उसका प्रॉफिट पता है 200, और क्वेश्चन ने बोला है कि वो 25% से बढ़ रहा है, जो भी है वो 25% से बढ़ रहा है, तो अगर मैं 200 को 25% से बढ़ा दूं, है ना, तो 25% ऑफ 200 कितना होता है, 50। 25% यानी 1/4 मतलब 50, है ना, 1/4 ऑफ 200, 50 से बढ़ गया 250 हो गया। बट अभी भी मुझे यहाँ पर y का सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट पता है। क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि दिस ईयर क्या y का प्रॉफिट, क्या x का प्रॉफिट y से बड़ा है। दिस ईयर, इस साल की बात कर रहा है वो, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा है। लास्ट ईयर तो मेरे रेशो से पता चल रहा है कि y का प्रॉफिट बड़ा था x से, लेकिन इस साल क्या x का प्रॉफिट y से बड़ा, ये तो हमें कब पता चलेगा, जब दोनों का प्रॉफिट हो। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे x का इस साल का तो प्रॉफिट मिल गया, है ना, इसको दिस ईयर बोल दो लगे तो, क्योंकि क्वेश्चन ने ये वर्ड यूज किया है, दिस ईयर, करंट ईयर ना करते हुए दिस ईयर। तो x का तो मिल गया, लेकिन y का कुछ भी नहीं पता ना यार, y का कुछ भी नहीं दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है गाइस। सेकंड पे आते हैं। अब फर्स्ट ने क्या बोला है भूल जाओ, अब फर्स्ट को मत ध्यान दो, फर्स्ट को भूल जाओ। सेकंड, कंपनी वाई एक्सपीरियंस अ 40% ड्रॉप इन द प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट ईयर। गाइज अगेन, कंपनी वाई का अगर लास्ट ईयर में प्रॉफिट 100 हुआ है तो इस साल उसका दिस ईयर कितना हुआ है, 40% ड्रॉप, यानी 40% से कम हुआ है, मतलब कितना हुआ है, 60। गाइज लेकिन अगेन सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मुझे पता है ये तो भाई क्वेश्चन की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है कि कंपनी एक्स का प्रॉफिट 25% से बढ़ा है, कंपनी वाई का प्रॉफिट 40% से घटा है। क्या इससे मैं आंसर दे सकता हूँ? ये ओरिजिनल डेटा और ये क्वेश्चन ने जो सेकंड स्टेटमेंट ने बोला वो डेटा, क्या उससे मुझे आंसर पता है? नहीं, ये तो सिर्फ मुझे परसेंटेज में पता चल रहा है कि 100% अगर उसका प्रॉफिट होगा तो 40% से घट के 60% हो गया। 100% जिस उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो 25% से बढ़कर 125% हो गया। लेकिन हम सिर्फ परसेंट को थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं ना कि सर देखो 125% ज़्यादा है 60% से, तो यस वी कैन आंसर। ये तो सिर्फ परसेंट है भाई, परसेंट से थोड़ी हमें अमाउंट समझता है। क्वेश्चन ने देखो अमाउंट बोला है, अमाउंट मतलब डॉलर के फॉर्म में या रुपीज़ के फॉर्म में, परसेंट के फॉर्म में नहीं, है ना। किसी की सैलरी अगर 10,000 है और वो 100% से भी बढ़ रही है तो वो सिर्फ 10,000 से बढ़ रही है। 10%, 10,000 का 100% कितना होता है, 10,000। लेकिन किसी की सैलरी अगर 2 लाख है और वो अगर 10% से भी बढ़ रही है तो 20,000 से बढ़ रही है, समझ रहे हो, है ना। तो हमें वो अमाउंट पता होना जरूरी है, परसेंट से हम जजमेंट नहीं ले सकते। 10,000 का 100%, हालांकि परसेंट बहुत बड़ा दिख रहा है, 100% वो 10,000 ही होता है। लेकिन वही 2 लाख का सिर्फ 10%, परसेंट हमें कम दिख रहा है 10%, लेकिन 2 लाख का वो 20,000 होता है। हालांकि देखो यहाँ पे परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सिर्फ 10%, यहाँ 100%, लेकिन 100% आप जिस पे अप्लाई कर रहे हो वो अमाउंट भी तो मैटर करती है ना। तो 10% ऑफ 10,000 सिर्फ 10,000, बट 10% ऑफ 2 लाख 20,000। तो हम सिर्फ परसेंट से जजमेंट ले सकते हैं गाइज? नहीं। तो इन शॉर्ट स्टेटमेंट 1 से मैं इतना तो पहुंच गया था कि लास्ट ईयर y का प्रॉफिट ज़्यादा था x से, रेशो दिया था, मैंने अजम्पशन कर लिया। अगेन मेरे पास ओरिजिनल डेटा है कि x का प्रॉफिट लास्ट ईयर से इस साल 25% से बढ़ा है, मैंने वो भी निकाल लिया। लेकिन y का इस साल का प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए 1 अलोन सफिशिएंट नहीं था।
टू ने तो कुछ दिया ही नहीं, टू ने सिर्फ बोल दिया कि वाई का जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ है 40% से। तो अब अगेन जब मैं टू पे हूँ सिर्फ मुझे वन को इग्नोर करना है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार सिर्फ एक्स का प्रॉफिट बढ़ा है 25% से, वाई का ड्रॉप हुआ है 40। ये तो ओरिजिनल डेटा, बट परसेंटेज में ये टू का डेटा, लेकिन परसेंटेज में सिर्फ परसेंट से हम जजमेंट नहीं ले सकते, अभी मैंने आपको बताया। तो गाइज वन अलोन टू अलोन तो नहीं है पॉसिबल, लेकिन अब अगर मैं इनको मर्ज करूं गाइज, अगर मैं अब इनको मर्ज करूं तो मुझे बताओ कंपनी, अब फर्स्ट स्टेटमेंट से ये देखो एक्स वाई लास्ट ईयर दिस ईयर, फर्स्ट तक मैं कहाँ तक पहुंचा था, फर्स्ट से मुझे एक वाई का प्रॉफिट और एक्स का प्रॉफिट मैंने एज्यूम कर लिया था, क्योंकि ये रेशो क्वेश्चन ने दिया, मेरे हिसाब से नहीं, क्वेश्चन ने रेशो दिया है। तो अगर मुझे लास्ट ईयर एक्स का प्रॉफिट पता है 200, वाई का पता है 500, ठीक है, तो ये बढ़ गया है 50 रुपए से, यानी 250 हो गया है ना, 25% से बढ़ा। एंड गाइज अब मैं अगर यहां तक तो मैं पहुंच गया था फर्स्ट से, बस मुझे कंपेयर करने बोला था इस साल का एक्स और वाई का प्रॉफिट, कि क्या बड़ा है एक्स का प्रॉफिट वाई से या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। यस और नो में आंसर देना है। अगर हम आंसर दे सकते हैं तो हम बोलेंगे कि यस क्वेश्चन इज नाउ आंसरेबल बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। चलो अब मुझे बताओ y का यहाँ तक मिल गया था, और इस स्टेटमेंट ने हमें वही तो, ये हम क्यों अटक गए थे, क्योंकि मुझे y का यहाँ का प्रॉफिट तो पता था लास्ट ईयर का, ये नहीं मिल रहा था। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया ना सेकंड में कि वो 40% से ड्रॉप हुआ। तो गाइज अगर मैं इसका 40% ड्रॉप करूँ, इसका 10% होता है 50, तो 40% कितना होगा 200, है ना, 10% 50, चाहे तो आप निकाल भी सकते हो। 10% मतलब क्या, एक डिजिट के पहले डेसिमल, तो 20% यानी 50 का डबल 100, 30% यानी और 50 ऐड कर दो, 40% यानी और 50, यानी 4 बार 50 ऐड किया, 200 से कम कर दो तो 300। गाइज अब मुझे इस साल का एक्स का प्रॉफिट भी पता है, वाई का प्रॉफिट भी पता है। उसने पूछा था वॉज अमाउंट ऑफ कंपनीज एक्स प्रॉफिट इज ग्रेटर देन वाइज प्रॉफिट, हमें बस इसका आंसर, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमें इसका आंसर किसमें देना होता है, यस या नो में। अगर हम यस या नो बोल पा रहे हैं मतलब हम इस क्वेश्चन को आंसर दे पा रहे हैं। तो क्या एक्स का प्रॉफिट वाई से बड़ा है इस साल, नो। नो मतलब ही क्या हुआ मेरा आंसर, नो मतलब ही क्या हुआ मेरा आंसर, और मैं आंसर दे पा रहा हूं, लेकिन नॉट विद द हेल्प ऑफ वन अलोन, नॉट विद द हेल्प ऑफ टू अलोन, विद द हेल्प ऑफ वन एंड टू टुगेदर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी, इसी को हम बोलते हैं ऑप्शन सी। चमका गाइस, कोई डाउट किसी को? एकदम इजी हलवा क्वेश्चन था, बट समझना था कि हमें उसने दिया क्या है। उसने हमें हर चीज दे दी गाइस। प्रॉफिट हमें बोल दिया एक्स का बढ़ रहा है 25% से लास्ट के कंपैरिजन में दिस ईयर, वो ओरिजिनल डेटा, ये तो हमें हर बार कंसिडर करना है। फिर फर्स्ट में उसने दोनों का रेशो दे दिया है, तो दोनों के रेशो से मैंने एक प्रॉफिट एज्यूम कर लिया, एक्स का प्रॉफिट हमें 25% से बढ़ाना है, वो भी मिल गया दिस ईयर का, बट वाई का लास्ट ईयर का तो मिल गया अजम्पशन से एज पर रेशो, लेकिन दिस ईयर का नहीं मिल रहा, इसलिए ये अलोन सफिशिएंट नहीं है। टू में तो सिर्फ परसेंट ही पता चल रहा है, 40% से ड्रॉप हुआ, इधर 25% से बढ़ा, लेकिन सिर्फ परसेंट इनफ नहीं होते जजमेंट लगाने के लिए कि अमाउंट बड़ी या छोटी। अभी मैंने आपको बताया भी था, परसेंट वाइज बड़ा छोटा भले ही कुछ और दिखता है, 100% बड़ा दिख रहा है, 10% छोटा दिख रहा है, लेकिन 100% हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, 10% हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से अमाउंट बदल रही थी। 100% ऑफ 1000 इज 100, सॉरी 100% ऑफ 10,000 इज 10,000, मैंने बताया था ना वो एग्जांपल। लेकिन 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000, भले ही 10% छोटा है बट उसकी अमाउंट बड़ी आ रही है, तो इसलिए अमाउंट तो पता चाहिए। तो सेकंड में तो कुछ भी नहीं, बट गाइस जैसे दोनों को मर्ज किया, बस हमारे पास ये मिसिंग था। लेकिन हमें ये तो पता चल गया ना कि वाई का प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा है 40% से, तो लास्ट ईयर का मुझे पता था रेशो से 500, है ना, एज्यूम कर लिया था, वो 40% से ड्रॉप किया तो हमें मिल गया 40% से ड्रॉप, तो इसका 40% होता है 200, 200 से ड्रॉप कर लिया तो हमें मिल गया 300। और अब ये कंपेयर करके मैं बता पा रहा हूँ कि एक्स का प्रॉफिट वाई से कम है कि ज़्यादा है, कम है। उसने बोला था वॉज द प्रॉफिट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, नो। नो मतलब भी क्या हुआ आंसर। स्टूडेंट को लगता है कि सर देखो उसने बोला था ग्रेटर, लेकिन यहाँ तो लोअर आ रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। अरे भाई नो बोल रहे हो आप, ये तो आपका आंसर देना हुआ ना। उसने आपको सिर्फ यस, वॉज द अमाउंट ऑफ एक्स प्रॉफिट इज ग्रेटर देन वाई, ये यस या नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप नो बोल रहे हो मतलब आंसर दे रहे हो, ठीक है। उसने ट्रू या फॉल्स नहीं पूछा है, ट्रू या फॉल्स भी पूछा होता तो अगेन आप, अगर आप ट्रू या फॉल्स कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हो तो वो आंसर है। तो यस आप आंसर दे पा रहे हो कि एक्स का प्रॉफिट वाई से बड़ा नहीं है इस साल भी, सो इसलिए यहाँ पे आप बोलोगे सी, दोनों की जुगलबंदी से सॉल्व हुआ है। कम ऑन गाइस, आज का एक लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म करेंगे। A certain ski shop sold 125 pair of skis and 100 pairs of ski boot for a total of $75,000। तो देखो पहले तो उसने स्कीज लिए हैं, इसकी क्वांटिटी में एक्स मान लेता हूँ, सॉरी क्वांटिटी नहीं पर रेट है ना, एक्स पर स्की, उसका प्राइस
एंड 100 पेयर ऑफ स्की बूट लिए हैं, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, पर पेयर ऑफ स्की बूट, ठीक है। और टोटल उसने खर्चा किया $75,000। व्हाट वाज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ द स्की बूट? चलो, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ द स्की बूट, यानी आपको वाई पूछा है, क्या वाई निकाल पा रहे हो? इतना आपको देखना है। सबसे पहले तो स्कीज की टोटल क्वांटिटी हमें पता है, क्वांटिटी QTY मतलब क्वांटिटी कितना है 125, और बूट की टोटल क्वांटिटी है 100। टोटल हमने जो खर्चा किया है, टोटल अमाउंट जो हमने स्पेंड की है वो है $75,000, ठीक है। नाउ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ स्कीज वाज 300। देखो पेयर ऑफ स्की का हमें एवरेज सेलिंग प्राइस उसने दे दिया है 300, मतलब जो मैंने पेयर ऑफ स्की का एवरेज सेलिंग प्राइस एक्स माना था वो मुझे पता चल गया 300। तो क्या स्टेटमेंट 1 से मैं आंसर दे पा रहा हूँ? स्टेटमेंट 1 से देखो, मुझे बताओ सबसे पहले तो स्टेटमेंट पे आने से पहले अगर मैं मान लूँ कि एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ स्की, ठीक है, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ हाँ, चलो एवरेज सेलिंग प्राइस स्की की मान लिया मैंने x पर यूनिट एंड बूट की मान ली y पर यूनिट, बराबर। ये सब मेरा स्टार्टिंग में चल रहा है, बस ये क्वेश्चन को देखकर, अभी तक मैं स्टेटमेंट पे नहीं आया हूँ। अब तक क्वेश्चन ने जो डेटा दिया है, चलो वापस मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया है उसने मुझे। 125 मैंने पेयर ऑफ स्कीज बेचे हैं और 100 पेयर ऑफ स्की बूट बेचे हैं, ठीक है। अब कितने के बेचे हैं पर स्की या पर स्की बूट ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनको बेचकर जो टोटल है ना, टोटल अमाउंट मिला है वो कितना मिला है 75,000 इतना मैं उस शॉप ओनर ने कमाया है इन सबको बेचकर, इतना सेल उसने किया है, सेल रेवेन्यू। तो गाइज अब मैंने मान लिया कि एक टोटल हमने 125 बेचा है स्कीज, पेयर ऑफ स्कीज, ठीक है, पेयर ऑफ स्कीज, और बूट बेचे 100, और सबको मिला के टोटल जो बेचा है उसका सेलिंग अमाउंट है $75,000। लेकिन गाइज अब मुझे एक का नहीं पता, तो मैंने एक पेयर ऑफ स्की का जो प्राइस है सेलिंग प्राइस वो x मान लिया, और एक पेयर ऑफ स्की का एक पेयर बूट का जो सेलिंग प्राइस है वो y मान लिया। तो मुझे बताओ ये इक्वेशन, और टोटल मिला के $75,000 है, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा? 125x, एक का है x तो 125 का कितना हुआ 125x, एक का है y तो 100 का कितना, अरे सिंपल है ना। एक चीज़ अगर मैं 10 की बेच रहा हूँ तो दो का प्राइस कैसे निकालोगे 2 × 10, 4 का कैसे निकालोगे 4 × 10, 50 का कैसे निकालोगे 50 × 10। उसी तरह गाइज एक मैं x की बेच रहा हूँ तो 2 कितने की बेचूंगा 2 × x, 10 कितने की 10 × x, 125 कितने की बेचूंगा 125 × x। ये हुआ पेयर ऑफ स्की का। प्लस गाइज मेरे पास जो अमाउंट है वो दोनों को मिलाकर है ना, क्वेश्चन ने क्लियर बोला है फॉर अ टोटल ऑफ 75, ये 125 प्लस ये 100 मिलाकर $75,000 रेवेन्यू है। अगेन एक बूट में y का बेच रहा हूँ तो 2 × y, 10 10 × y, तो 100 × y, तब जाके हुआ $75,000। गाइज ये मिला मेरा ओरिजिनल डेटा, अब तक मैं स्टेटमेंट पे आया ही नहीं, ये मिला ओरिजिनल डेटा। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। द एवरेज सेलिंग प्राइस पर पेयर ऑफ स्की वॉज 300। पर पेयर ऑफ स्की का मैंने जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ना, पर पेयर ऑफ स्की का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है पर यूनिट वो x लिया है, और क्वेश्चन ने वो 300 दे दिया है। तो गाइज उसने मुझे पूछा क्या है, उसने मुझे पूछा है व्हाट वाज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ पर पेयर ऑफ स्की बूट। स्की बूट का उसने मुझे सेलिंग प्राइस पूछा है पर पेयर पर यूनिट, तो गाइज मुझे उसने y पूछा है, बराबर। ये मैंने आपको बोल दिया कि y मेरा क्वेश्चन है। तो क्या मैं y निकाल सकता हूँ? यस, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है अगर उसने मुझे x दे दिया है पर पेयर ऑफ स्की का एवरेज सेलिंग प्राइस अगर x मैंने माना है जो उसने 300 दे दिया है, तो गाइज वही 300 अगर मैं यहाँ रखूंगा 125 x की जगह 300 प्लस 100 y इज इक्वल टू $75,000। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो x ऑलरेडी y निकल नहीं सकता, 100% निकल सकता है। यानी वन स्टेटमेंट तो इनफ है, निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक थॉट पहुंच गया कि निकल सकता है, वन तो इनफ है। और धीरे धीरे गाइज ये सिर्फ पढ़ के भी आना शुरू हो जाएगा, पेन और पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे हलवा क्वेश्चन में आपको पढ़ के समझ जाएगा सॉल्व हो रहा है नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में रहो। द सेलिंग प्राइस पर पेयर ऑफ स्की बूट वेरिड फ्रॉम 150 to 900। उसने बोल दिया भाई अब 1 को भूल जाओ, 1 ने तो अपना काम कर दिया, स्टेटमेंट 1 इज इनफ टू आंसर। अब वो सेकंड में बोल रहा है कि जो पेयर ऑफ स्की बूट जो क्वेश्चन ने आपको पूछा है ना, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ स्की बूट, वो उसने एक रेंज दे दी है। तो स्की बूट की जो सेलिंग प्राइस उसने हमें पूछा है जिसको हमने y माना है, उसकी उसने हमें रेंज दे दी है 150 से लेकर 900 तक। यार ऐसे थोड़ी हम निकालेंगे, 150 से लेकर 900 कितनी वैल्यूज बनेगी,
कितनी प्राइस बन सकती है, ऐसे थोड़ी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइज सेकंड से तो बिल्कुल बात नहीं बन रही है, सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट एंड 2 इज नॉट सफिशिएंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए। चमका गाइज, जब 1 अलोन सफिशिएंट है और 2 से काम नहीं बन रहा है, ये ए हुआ। जब 1 और 2 दोनों से बन जाता था अलग अलग, तो हम डी बोल रहे होते हैं, याद है ना, पांचों ऑप्शंस देख लेना एक बार रिवाइंड करके। तो दैट्स इट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई थिंक हमने जो बेसिक फाउंडेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सारा चीज़ें कवर कर लिया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी टर्मिनोलॉजीज, सब पता होना जरूरी है, सेलिंग प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस क्या, मार्क प्राइस क्या, डिस्काउंट क्या। भले ही मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ये चीज़ें आज हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करी है क्योंकि फाउंडेशन है। मैंने कहा आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे, बट कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको पूरी दे दी है। मार्क प्राइस होता क्या है, डिस्काउंट होता क्या, इनफैक्ट मार्क प्राइस और डिस्काउंट का एक दूसरे से क्या रिलेशन और कैसे निकलता है, वो तक मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर वेरियस कंसेप्ट, प्रॉफिट, लॉस, परसेंट, ये सारी चीज़ें हमने देखी, उनके क्वेश्चंस देखे, है ना, न्यूमेरिकल एंड डेटा सफिशिएंसी। सो दैट्स ऑल गाइस, आने वाले दिनों में और भी करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।